कहानी की शुरुआत में हीरो ने यह कहा कि मैं फिर से यहाँ पर आ चुका हूँ। ये काफी उदासी भरा है क्योंकि ये इस जगह पर एक उड़ता हुआ इसलैंड मौजूद है और इसका नाम स्मोकी स्काई इसलैंड है। हर तरफ बिल्डिंग तबाही मौजूद है। इसे देखकर ऐसा लग रहा कि यहाँ पर कभी जिंदगी मौजूद ही नहीं थी। तभी उसकी नजर नीचे की तरफ गई जहाँ पर एक इंसान मौजूद था जो कि हीरो से ये कह रहा कि तुम नीचे की तरफ आओ क्योंकि मैं अभी इसकी गहराइयों में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस कारण से हीरो काफी हैरान हुआ और वो अपनी नींद से जाग गया और उसने हैरानगी से ये कहा कि ये अजीब सपना दोबारा से। तभी उसे किसी की आवाज आई जिन्होंने कि उससे ये कहा कि सोरा हम लोग लेट होने वाले हैं। इस पर हीरो उनसे ये कहता है कि मैं आ रहा हूँ। उसने फ्रेश होते हुए ये जवाब दिया कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे सपने के अंदर जो बंदा मुझे आवाज लगा रहा था मैं उससे जानता हूँ। तभी उसके पापा भी बाथरूम के अंदर आ गए और वो सोरा के ऊपर हाथ रख कर ये कहता है कि सोरा क्या तुम रात को कुछ ज्यादा ही सो गए थे। सोरा ने जवाब दिया कि आप मुझे बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करे, मैं अभी 15 साल का हो चुका हूँ। सोरा के डैड ने ये कहा तो क्या हुआ, तुम मेरे तड़कते भड़कते बॉडी को देखो। वहीं पर इसी के साथ जो सारे के सारे लोग होते हैं वो इसी तरीके से हंसी मजाक कर रहे थे और हमें इनसे कुछ चीजों के बारे में मालूम होता है जैसे कि जो इनकी फैमिली मेंबर्स है उनकी संख्या 4 है और ये लोग काफी छोटे से अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं। इस कारण से इन्हें रहने में काफी दिक्कतें आती है। इसलिए सोरा के डैड ने उससे ये कहा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर हम लोग काफी बड़ा घर ले लेंगे। इस पर सोरा ने ये बताया कि उनके डैड ये चीज 5 सालों से कह रहे हैं। वहीं पर मैं इनसे एक और चीज पता चले कि जो सोरा का बड़ा भाई है वो इस जगह पर सेल्फ डिफेंस फोर्स के अंदर मौजूद है और उसका नाम रिकू है। सोरा ने अपने मन के अंदर ये बताया कि मेरा भी ये प्लान है कि मैं आने वाले टाइम के अंदर आर्मी को ज्वाइन करूं ताकि हम लोग इस लाइफ को आसानी से अलविदा कर सके। जो मेरे फादर है वो हमेशा मजाक करते रहते हैं लेकिन जो मेरी मदर है वो काफी स्ट्रिक्ट है लेकिन वो हमें काफी प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ पर रहना उतना भी मुश्किल नहीं है। वहीं पर ये परिवार इस जगह पर बहुत ही मौज काट रही थी लेकिन ये चीज हमेशा नहीं चल सकती थी क्योंकि जो इनकी खुशहाल जिंदगी थी उसे तबाह करने के लिए इन सभी लोगों के ऊपर टावर अपीयर हो गया और उस टावर की अचानक से अपीयर होने के कारण काफी सारे मिलिट्री जेट्स उसके तरफ जा रहे थे। उन्हें पहली दफा देखकर सोरा को ये एहसास नहीं हुआ कि आखिर जो ये चीज है वो क्यों हो रही है लेकिन उसे मन मन के अंदर ये चीज खटका रही थी कि ये टावर उसने अपने ड्रीम के अंदर देखा था और वो इस कारण से काफी हैरान था। तभी कुछ टाइम के पास उनके ब्रदर का कॉल आता है जो कि सहमी हुई आवाज से ये कहता है कि मैं जल्द ही वापस आने वाला हूँ। लेकिन उसी के साथ ही जो इनका कनेक्शन था वो उस बंदे के साथ पूरे तरीके से हट गया और इसी के साथ ये न्यूज आना शुरू कर चुकी कि बाहर काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए आपको 2 दिनों के लिए अपने घर के अंदर ही रहना है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो ये न्यूज था वो भी आना बंद हो गया और रेडियो जो चल रहा था उसके अंदर सिर्फ सेमी न्यूज चल रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो आर्मी थी वो हमें एवैक्यूट करने के लिए आ गई ताकि हम लोग शेल्टर के अंदर जा सके। लेकिन मेरे मॉम ने जाने से पहले मेरे भाई के लिए एक खत लिखा था कि हम लोग एवैक्यूट हो चुके हैं, हम लोग शेल्टर के अंदर जा रहे हैं। वहीं पर जब हम लोग रास्ते के अंदर मौजूद थे तो हमारे सामने से काफी सारे मिलिट्री टैंक्स गुजरे लेकिन वो चीज काफी हैरानगी वाली चीज थी कि उनके अंदर काफी सारे खरोच और काफी गंदी स्मेल आ रही थी। इस कारण से हम लोग काफी हैरान हुए और कुछ टाइम के अंदर हम लोग रिफ्यूजी वाले शेल्टर के अंदर आ गए जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे लेकिन वो लोग खुश नहीं थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो कि काफी परेशानियां क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि एक बंदा जो कि एक बच्चे के पास जाकर उसका ब्रेथ को छीन कर ये कहता कि हे बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रेथ को चोरी करने की। इस पर इस बच्चे ने परेशान होता हुआ ये कहा कि मैंने चोरी नहीं किया है लेकिन जो ये बोली था वो ये बात नहीं मान रहा था। इस पर इस बच्चे ने उसके पॉकेट के ऊपर इशारा करते हुए ये कहा कि सभी लोगों को एक पीस का ब्रेड दिया गया था और तुमने उसे ऑलरेडी खा लिया है। लेकिन ये बुली इस बच्चे को धो देता है और वो उससे ब्रेड लेकर ये कहता है कि तुम
बकवास करना बंद करो, और वैसे भी मुझे काफी भूख लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा ब्रेड ले सकता हूँ ना। वहीं पर वो इसी तरीके से काफी सारी डिस्टर्बिंग बात इस बच्चे से करता है और वो उसे धमकाता है। तभी सोरा के डैड उसे रोकने के लिए आ जाते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि तुम इतने बुरे सिचुएशन के अंदर आखिर एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर ये बुली सोरा के डैड से जबान लड़ाने की कोशिश करता है और वो उन्हें पीटने की भी कोशिश करता है, लेकिन सोरा के डैड उससे ही पीट डालते हैं और एक ही लात के अंदर ये बुली नीचे जमीन चाटना शुरू कर जाता है। वहीं पर सोरा के डैड उससे ब्रेड लेकर उस बच्चे को उसका ब्रेड वापस कर देते हैं, लेकिन इस कारण से ये बुली काफी गुस्सा होता है और वो जाता हुआ ये कहता है कि मैं इस चीज को याद रखूंगा। तभी सोरा और उसकी मदर उनके डैड के पास आते हैं। फादर उनसे ये कहते हैं तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उस बंदे के ऊपर ध्यान रखूंगा। लेकिन सोरा उस बंदे को देखकर काफी हैरान था क्योंकि उसका नाम इजी कागावा था, जो कि एक नंबर का कचरा इंसान था, जो कि सोरा को उसके स्कूल के अंदर भी बुली किया करता था। और इसका एक रीजन सेफ था और वो ये था कि वो मजे लेना चाह रहा था। अभी कुछ टाइम के अंदर एक सोल्जर अंदर की तरफ आया और वो सभी बंदों से घबराता हुआ ये कहता है कि जितने भी लोग मौजूद हैं वो इस एवाक्यूएशन शेल्टर के पीछे के दरवाजे से ट्रक्स के अंदर चले जाएं। वहीं पर ये देखकर एक बंदा इसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन ये सोल्जर जवाब में ये कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये खुफिया जानकारी है। लेकिन इस कारण से ये बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और वो उनसे ये कहता है कि पहले हमें 2 दिनों के लिए लॉकडाउन में रखा गया, फिर हमें अचानक से शेल्टर के अंदर ले आया गया और फिर हमें वापस भेजा जा रहा है। आखिर हम लोग किस बात के लिए टैक्स पे करते हैं। लेकिन तभी इस सोल्जर को पीछे दरवाजे की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है और दरवाजे के पास जाकर इन सभी लोगों से ये कहता है कि वो आ रहे हैं, भागो। ये देखकर जो सोरा था वो अपने फैमिली के साथ पीछे के दरवाजे से निकलने जा रहा था। तभी वहीं पर जो ये सोल्जर था वह दरवाजे को पकड़ कर खड़ा था ताकि कुछ लोग अंदर की तरफ ना आ सके। वो सबसे ये कहता है कि मैं ज्यादा टाइम तक इसे रोक ना पाऊंगा, तुम लोग भागो। लेकिन दरवाजा टूट गया और उसके बाहर से काफी सारे मॉन्स्टर्स आए और वो इस बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर जाते हैं। वहीं पर ये देखकर सोरा काफी हैरान हुआ और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि आखिर ये क्या है। इसी के साथ जो सारे के सारे लोग थे वो ट्रक्स के अंदर चढ़ना शुरू कर जाते हैं, लेकिन जिस ट्रक के अंदर उसके मॉम और डैड बैठे हुए थे वो फुल हो चुकी थी। इसलिए सोरा उनसे ये कहता है कि मैं किसी और ट्रक को खोजूंगा और ये कहकर सोरा किसी और ट्रक को खोजने के लिए चला गया, जहाँ पर उसने काफी सारे ट्रक को जांचा, लेकिन सभी ट्रक फुल हो चुकी थी। लेकिन लास्ट में उसे एक ट्रक मिलता है जो कि खाली थी, जिसके ऊपर वो चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये ट्रक चल चुकी थी इसलिए वो गिरने वाला था। लेकिन तभी अंदर की तरफ से एक हाथ आया, इसके लिए सोरा उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन ये हाथ बढ़ाने वाला बंदा कागावा था। उसे देखकर सोरा काफी हैरान हुआ क्योंकि कागावा के चेहरे को देखकर उसकी नीयत काफी गंदी लग रही थी और ऐसा ही होता है। उसने सोरा को इस जगह पर उसके डैड से बदला लेने के लिए ट्रक से नीचे की तरफ छोड़ देता है, जिस कारण से सोरा नीचे की तरफ गिर जाता है और काफी सारे लोग भगते हुए बाहर ही आ रहे थे, इसलिए उसे काफी सारे चोटें लगती है। मैं पर वो इस कारण से काफी हैरान था और वो अपने मन के अंदर हेल्प मांग रहा था, लेकिन तभी उसके सामने उसके सपने वाला ही ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि उसे आवाज लगाता हुआ ये कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ एबीस की गहराइयों में। इसी के साथ ही जो आसपास की जगह थी वो शांत हो गई और सोरा हैरानगी से अपनी आंखें खोलता है और उसने ये कहा कि क्या ये एक सपना था, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन तभी उसके ऊपर एक गोब्लिन अटैक कर देता है, लेकिन सोरा अपने रिफ्लेक्सेस के जरिए उस गोब्लिन की अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपने बारे में ना फिक्र करते हुए अपने मॉम और डैड के बारे में सोचता है कि आखिर वो कहाँ पर है। वहीं पर उसे ये लग रहा था कि वो मरने के बाद हेल के अंदर आ चुका है। तभी ये मॉन्स्टर पीछे से उसकी तरफ अटैक करता है, जिस कारण से उसके फेस के ऊपर एक कट लग जाता है। वहीं पर इस कारण से वो काफी परेशान हो चुका था क्योंकि वो भाग रहा था और ये मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहा था। वहीं पर ये सारी के सारे सिचुएशंस के बारे में
एनालाइज करता है। सबसे पहले अचानक से एक बड़े से टावर का आ जाना और फिर मेरे ट्रक से नीचे गिर जाना और मेरे सामने मेरे सपने वाला ओल्ड मैन आ जाना। अब ये फिर मॉन्स्टर मेरा पीछा कर रहा है। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से सोरा का दिमाग खराब हो गया और नीचे हुए पत्थर का उसने इस्तेमाल करते हुए इस मॉन्स्टर को मार दिया और इस कारण से वो सरवाइव कर पाया। तभी उसकी नजर इस मॉन्स्टर के चेस्ट के ऊपर पड़ी। उसे लगा कि यहाँ पर कुछ मौजूद है, लेकिन तभी ये जगह हिलना शुरू कर गई और सोरा काफी हैरान हुआ। लेकिन तभी इस मॉन्स्टर के चेस्ट के अंदर से एक क्रिस्टल बाहर की तरफ आया और वो सीधा सोरा के अंदर जाकर लगा। इस पर सोरा काफी हैरान हो गया, लेकिन इस क्रिस्टल के अंदर जाने की वजह से सोरा हील हो चुका था और साथ ही साथ वो पहले से काफी पावरफुल हो चुका था। इसलिए उसे ये एहसास हुआ कि अगर वो मॉन्स्टर्स को मारता है तो वो काफी पावरफुल हो जाएगा और उसके पास एक यही रास्ता था कि अगर उसे इस हेल्थ से बाहर निकलना है तो उसे मॉन्स्टर्स को मारना होगा। इसलिए उसने इस जगह पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ पर उसे इन जगह पर एक सीढ़ी दिखाई देती है जो कि आसमान में उड़ रही थी। उसे देखकर सोरा को पहले ये लगा कि इसके नीचे उतरना काफी बुरा होगा, लेकिन उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो इसके जरिए ही नीचे उतर रहा था और वो गेम्स के बारे में सोच रहा था कि जब भी प्लेयर इन रास्तों से जाता है तो मॉन्स्टर समन होते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं। अगर ऐसा रियल में हुआ तो सोरा मारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इन सीढ़ियों के अंत में एक दरवाजा मौजूद था। इसलिए सोरा इसके अंदर चला गया। उसके अंदर जाते के साथ ही एक अल्तार सामने की तरफ दिखा और वहाँ पर लाइट जल गई। वहाँ पर एक स्टोन को ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उन्हें देखकर सोरा ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैंने इन कैरेक्टर्स को कभी भी नहीं दिखा था, लेकिन अचानक से जो इनकी ट्रांसलेशन है वो मेरे माइंड के अंदर आ गई। इनके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो इनकी फ्रेगमेंट है वो इन्हें बियर करने वाले के पास मौजूद है। अगर तुम उन सभी चीजों को एक्वायर कर लेते हो तो तुम इस अबीस से बाहर की तरफ जा पाओगे। इस पर सोरा को ये एहसास हुआ कि उसे इस अबीस से निकलने के लिए फ्रेगमेंट्स को हासिल करना होगा और इस कारण से वो काफी मोटिवेटेड हो चुका था। वहीं पर उसके सामने एक दरवाजा भी मौजूद था और उस दरवाजे को खोलकर ताकतवर बनने के रास्ते में निकल जाता है, जहाँ पर उसका सामना काफी सारे मॉन्स्टर्स से होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो उनका सामना करता जाता। रास्ते में मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती जाती और वो खतरनाक भी होते जाते, लेकिन वो लेयर बाय लेयर पार करता जाता। पहले लेयर पर उसे एक फ्रेगमेंट मिलता और दूसरे लेयर के अंदर भी उसे फ्रेगमेंट मिलता और तीसरे लेयर के अंदर भी उसे फ्रेगमेंट मिलता। वहीं पर इसी तरीके से कर करके वो लेयर्स के अंदर जाता और वो फ्रेगमेंट्स को हासिल करता जाता, क्योंकि ये फ्रेगमेंट आगे जाकर इस अबीस से निकलने की चाबी बनेगी। और इसी तरीके से सोरा इन मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए लेयर्स बाय लेयर्स पार करता गया और वो काफी ताकतवर होता गया। इस कारण से जो सोरा जिन मॉन्स्टर से डरा करता था आज वो उनसे डरता नहीं है, बल्कि वो उन्हें मारता जाता है। और इसी के साथ ही उसे ये भी बताया जा रहा था कि आखिर तुमने कितने मॉन्स्टर्स को मार दिया है अभी तक। उसने अभी तक 21st लेयर में आते तक लगभग 1 लाख मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, लेकिन वो अब भी नहीं रुकता है और वो आगे लेयर्स बाय लेयर्स जाता है, जहाँ पर उसका सामना काफी सारे आर्मी से होता है, जहाँ पर उसे फ्रेगमेंट खोजना होता है, लेकिन वो हार ना मानकर उनके ऊपर अटैक करता हुआ फ्रेगमेंट को हासिल करता। कभी तो उसका सामना केव के अंदर काफी बड़े मॉन्स्टर से होता जो कि काफी एनोइंग हुआ करते हैं, लेकिन वो फिर भी हार ना मानता और वो काफी अच्छी तरीके से और काफी बेरहमी से उनका सामना करता जाता। और इसी तरीके से वो अबीस के 42 लेयर के अंदर आ चुका होता, जहाँ पर उसे मारने के लिए लगभग 20 लाख मॉन्स्टर्स आए हुए थे। लेकिन ये देखकर सोरा बिल्कुल घबराता नहीं है, बल्कि वो काफी तगड़े तरीके से स्माइल करता हुआ ये कहता कि आ जाओ मेरा सामना करो। इसी के साथ उसने 20 लाख मॉन्स्टर का भी सामना किया और वो उनके कंकाल के पास बैठा हुआ ये सोचता है कि आखिर ये कौन सा साल है, मैंने हर एक दिन इस बड़े से पिलर के
अंदर दिन गिनना चालू रखा, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं है कि आखिर कितने दिन गुजर चुके हैं। तभी उससे मारने के लिए एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, लेकिन सोरा इतना पावरफुल हो चुका था कि वो एक ही पंच के अंदर इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। और उसने ये कहा कि मुझे कितने मॉन्स्टर्स को और मारना पड़ेगा तब जाकर मुझे चाबी मिलेगी। वहीं पर उसने ये कहकर वहीं पर इसी के साथ ही वो इस स्टोन के ऊपर फिर से मार्किंग दे रहा था, लेकिन तभी अचानक से ये स्टोन टुकड़ों में बट गया और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया एक स्कॉर्पियो, जो कि बहुत सारे जानवरों का मिला हुआ मिक्सचर था। उसे देखकर सोरा ने काफी तगड़े अंदाज में ये कहा कि क्या तुम ही चाबी हो। वहीं पर ये मॉन्स्टर सोरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सोरा ने उसके अटैक को दौड़ कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए साता हुआ ये कहा कि तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, तुम मेरे सामने हो। और उसने ये कहकर एक ही अटैक के अंदर उस मॉन्स्टर को मार डाला, लेकिन उसे 40 सेकंड लेयर का चाबी नहीं मिलता है। इस कारण से वो काफी गुस्सा होता है और वो जोर से चिल्लाकर ये कहता है कि आखिर चाबी कहाँ है। वहीं पर ऊपर की तरफ उसका सामना करने के लिए और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स मौजूद थे। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अर्थ के सिचुएशन के बारे में बताया गया, जहाँ पर जब ये टावर्स अपीयर हुए थे तो इन सभी मॉन्स्टर्स ने लगभग काफी इंसानियत को मिटा दिया था, लेकिन इस चीज को रोकने के लिए काफी सारे लोगों की जो अवेकनिंग थी वो हुई और उनके पास सिस्टम अपीयर हुआ और इस कारण से उन्हें काफी ज्यादा पावर मिली। और इसी पावर के जरिए इंसानों ने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसे कि हंटर गिल्ड नाम दिया गया। और उसी के बाद से हमें आगे और बताया गया, उससे पहले ही हमें सोरा को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से मॉन्स्टर का पीछा कर रहा था और उसे ये कह रहा था कि तुम मुझे अपने स्टैट से दिखाओ। तभी कुछ चेन्स आकर इस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और उसे किसी इंसान की आवाज आती है कि उसने एडवांस ट्रांसफर स्कोल का इस्तेमाल किया है, उसे जल्दी करो और रोको, उसे समन ना करने दो। वहीं पर पहली दफा इंसान की आवाज सुनने के बाद सोरा हैरान होकर ये कहता है कि क्या ये इंसानों की आवाज है। तभी जो ये मॉन्स्टर होता है वो किसी टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर चला जाता है। ये देखकर सोरा काफी हैरान हुआ और उसने ये कहा कि क्या ये एक एग्जिट है, ये तो सच में एक एग्जिट है। और उसने ये कहकर इस एग्जिट की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, लेकिन इस कारण से उसे वार्निंग दे दी जाती है कि जो ये अबिसल समनिंग है वो दो लोगों को समन नहीं कर सकती है या फिर ट्रांसफर नहीं कर सकती है। वहीं पर काफी सारे चेन उसे रोकने के लिए आ रही थी, लेकिन सोरा अपने हाथों से ये चीज गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो इन सभी चेन्स को डाइवर्ट करता हुआ उस टेलीपोर्टेशन स्पेल की तरफ जा रहा था। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अर्थ के एक सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एक अबला नारी होती है वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसके हाथ में एक स्क्रोल होता है और वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि मुझे जल्द से जल्द उन्हें अपना पीछा छुड़ाना होगा। तभी इस अबला नारी का पैर किसी दरख्त के ऊपर पड़ जाता है और वो इस कारण से नीचे की तरफ गिर जाती है और वो इससे काफी परेशान होती है। तभी उसका पीछा करते करते 3 लोग आ जाते हैं, उनमें से एक लड़की भी शामिल होती है। एक बंदा ये कहता है कि जल्दी करो और हमें एडवांस ट्रांसफर स्कोल हवाले कर दो, क्योंकि वो एक लेवल 60 का स्क्रोल है, इसलिए तुम जैसा 19 लेवल की लड़की उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। जल्दी करो और उसे हमारे हवाले कर दो वरना तुम मारे जाओगे। इस पर लड़की उससे ये कहती है कि तुम उससे मत मारना। ये अबला नारी उनसे ये कहती है कि हंटर को आपस में लड़ना ये चीज करना मना है, इसलिए तुम रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। इस पर ये छपड़ी ये कहता है कि क्या तुम रूल्स के बारे में बात कर रहे हो, मैं रूल्स बनाता हूँ। और उसने ये कहकर इस अबला नारी को डराने के लिए उसके सामने स्वर्ड को गाड़ दिया और वो गुस्से से ये कहता है कि हमारे हवाले कर दो इस ट्रोल को वरना मैं तुम्हें इस जगह पर नहीं छोड़ूंगा। अबला नारी ये कहती है कि अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मुझे ये करना होगा। इस पर ये छपरी लड़की ये कहती है कि ये तो काफी बुरा है, वो फोर्स द समन का इस्तेमाल कर रही है, उसे रोको। इस कारण से ये छपरी बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और वो उस अबला नारी के ऊपर अटैक करता हुआ ये कहता है कि जल्दी करो और मुझे वो स्क्रोल वापस कर दो। लेकिन ये अबला नारी अपनी ताकत दिखाते हुए टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करते हुए हल्का दूर चली जाती है। इस पर ये बंदा काफी हैरान होता है। वहीं पर ये अबला नारी फोर्स द समन का इस्तेमाल करते हुए ये कहती है कि अगर मैं मारे जाने वाली हो तो मैं तुम लोगों को भी साथ में लेकर चलूंगी।
दूंगी। इस कारण से ये छपरी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस अबला नारी ने इस फोर्स संबंध का इस्तेमाल किया तो ये लोग काफी गंदे तरीके से मारे जाने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर से काफी पावरफुल मॉन्स्टर आ सकता है। और ऐसा ही हो रहा था, इसके अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी और ऊपर की तरफ एक पोर्टल बनता है और उसके नीचे एक लाइटनिंग गिर रही थी। ये देखकर ये छपरी लोग ये कहते हैं तो ये तो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी है। तभी एक जोरदार लाइटनिंग आई और इसके अंदर से एक लेवल 3 का मॉन्स्टर अपीयर होता है। ये देखकर ये छपरी लोग काफी हंसने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि तो लेवल 3 का मॉन्स्टर है, आखिर ये हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। इस लड़के को क्या लगा था। वहीं पर ये अबला नारी भी इस कारण से काफी उदास हुई, लेकिन तभी इस मॉन्स्टर को चीरता हुआ इसके अंदर से हमारा हीरो सोरा बाहर की तरफ आता है। ये देखकर ये सारे के सारे छपरी काफी हैरान हो गए और उन्होंने ये कहा कि वो तो एक इंसानों की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर है। अबला नारी भी सोरा को देखकर काफी हैरान हो चुकी थी। सोरा सीरियस लुक के साथ ये कहता है कि फाइनली मैंने उस जगह से लीव कर लिया है और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। मैं उसके हंसने के कारण से ही काफी सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी और ये देखकर ये छपरी गैंग काफी हैरान होते हैं और वो ये पूछते हैं कि आखिर ये कौन है। तभी सोरा इस छपरी लड़की के पास जाकर उससे ये पूछता है कि क्या यही अर्थ है। छपरी लड़की घबराते हुए जवाब देती है कि हाँ यही अर्थ है। सोरा ने हंसते हुए कहा कि फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। क्या तुम लोग कॉस्प्ले कर रहे हो। लेकिन जो ये चीज थी वो इन छपरी लोगों को पसंद नहीं आती है और वो सोरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोरा का इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो गुस्से से उनसे ये पूछता है कि क्या इस कारण से इन छपरी लोगों की हालत खराब हो जाती है और उन्हें ये एहसास होता है कि ये एक मॉन्स्टर है और वो ये कहते हैं कि तुम तो मॉन्स्टर हो। वहीं पर मॉन्स्टर का नाम सुनकर सोरा इन लोगों को मॉन्स्टर की तरह देखना शुरू कर जाता है और वो इस छपरी बंदे को गले से पकड़कर उठा लेता है और उसने उससे ये पूछा कि तुम मुझे अपना नंबर दिखाओ। इस पर ये बंदा हैरान होकर ये कहता है कि तुम किस नंबर के बारे में बात कर रहे हो। इससे सोरा को ये एहसास हुआ कि जो ये बंदा है वो सच में इंसान है, इसलिए वो उसे नीचे की तरफ छोड़ देता है। लेकिन इस कारण से इस बंदे ने पेंट में ही एक नंबर कर दिया होता है। वहीं पर सोरा इन छपरियों की गैंग से ये कहता है कि तुम लोग यहाँ पर से दफा हो जाओ। ये सुनकर जो ये छपरियों की गैंग होती है वो यहाँ पर से भागने लगती है, लेकिन अब भी इन छपरियों की दिमाग सही नहीं होती है। वो सोरा से ये कहते हैं कि हम लोग इस चीज को याद रखेंगे। वहीं पर अबला नारी सोरा को देखकर अपने मन के अंदर ये कहती है कि उसके पास तो काफी ज्यादा पावर है और उसके ऊपर काफी स्कार्स है। आखिर ये बंदा कौन है। वो एक ऐसा मॉन्स्टर तो नहीं जिससे कि मैंने स्क्रॉल के जरिए बुलाया है। तभी सोरा इस अबला नारी से ये पूछा कि आखिर कितने साल हो चुके हैं टावर की अपीयर हुए। ये अबला नारी ये बताती कि लगभग 5 साल। सोरा उससे ये पूछता है कि ये सच में अर्थ है और आखिर ये क्या स्क्रॉल है। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। इस पर ये अबला नारी ये बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि टावर के अपीयर होने के बाद हमें ऐसे ही कपड़े पहनने थे और साथ ही साथ हम इंसानों के सामने सिस्टम अपीयर हुए और उसी के बाद से जो ये पूरी की पूरी दुनिया थी वो चेंज हो चुकी थी और फिलहाल में ही इस सिटी के अंदर अटैक हुआ था, इसलिए मैं वहाँ पर से भाग रही थी। ये सुनकर सोरा काफी हैरान हो गया क्योंकि सोरा वहीं पर जन्मा था। मैं पर वो इस अबला नारी से ये पूछता है कि आखिर इस सिटी के अंदर क्या चल रहा है। अबला नारी ये बताती है कि वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं वो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। सोरा ने ये पूछा कि आखिर मैं इस सिटी के अंदर कैसे आ सकता हूँ। इस पर इस अबला नारी ने लोकेशन बताया और सोरा ये सुनते के साथ ही इस सिटी की तरफ रवाना हो गया और उसकी स्पीड को देखकर अबला नारी काफी हैरान होती है और वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि वो काफी मिस्टीरियस है, इसलिए मुझे इसके बारे में अपने सिस्टर को बताना होगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस छपरी गैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर एक और बंदा शामिल हो चुका था। वो लोग अब भी सोरा को गाली बक रहे थे, तभी उनके सामने एक चोगा पहना हुआ बंदा काफी कूल एंट्री मारता है और वो उन छपरियों से ये पूछता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। मैं तुम्हें 3 सेकेंड्स देता हूँ, मुझे ये बताओ कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन ये छपरी की गैंग उससे ये कहती है कि 3 सेकेंड्स हो चुकी है, अब बताओ तुम क्या करोगे। लेकिन ये चोगे वाला पर्सन होता है वो काफी बैदस होता
है और वो इन चारों को एक ही दफा में मारता हुआ ये कहता है कि तुम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। वह पर इसी के साथ इन 3 छिपरियों की जो गैंग होती है वो खत्म हो जाती है। वह पर इसी के साथ ही हमें टाइगर रोड गिल्ड के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी अपने लीडर को ये बताती है कि जिन बंदों को आपने स्क्रोल को लाने के लिए भेजा था वो सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं और जो स्क्रोल है वो भी अननोन हो चुका है। इस कारण से इनका लीडर काफी गुस्सा होता है और उसने ये कहा कि तुमने जिस बंदे को रिकमेंड किया था क्या वो एक 19 लेवल के समनर को भी नहीं हरा सकता था। इस पर ये लेडी ये बताती है कि जो उनकी सिग्नल थी वो एक ही दफा खत्म हो गई थी। इस पर इस बंदे ने ये कहा कि तो इसका मतलब ये कि वो लोग एक ही दफा में मारे गए थे। इसका नाम रिच मुकाई होता है जो कि एक लेवल 118 का हंटर होता है। उसने आगे ये कहा कि पता लगाओ कि आखिर ये काम किसने किया है और सुनो जाकी को पकड़कर उससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ। इस पर ये लेडी इसके लिए मान गई। वहीं पर ये बंदा विंडो के पास आकर ये कहता है कि जिस किसी ने भी मेरे बंदों के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत करी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी उसके पास से सोरा गुजरता हुआ जा रहा था। उसे देखकर ये बंदा काफी हैरान हो गया और उसने ये कहा कि इसके अंदर से काफी ज्यादा खून की स्मेल आ रही है। आखिर वो कौन है? वो तो फॉलन जोन के अंदर जा रहा है। वो जगह तबाह इसलिए हुई क्योंकि काफी बड़े मॉन्स्टर्स ने उस जगह के ऊपर हमला किया था और उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए काफी सारे बड़े बड़े हंटर्स वहाँ पर गए हुए हैं। तभी वो अपने साथियों से ये कहता है कि जितने भी मेरे सर्च पार्टीज हैं उन सभी को वापस बुला लो क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस सिटी का सीन दिखाया गया जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। सोरा ने ये कहा कि मैं पिछले 5 सालों से अबीस के अंदर फंसा हुआ था और जो ये जगह है वो पूरे तरीके से हेल के अंदर बदल चुकी है। लेकिन अबीस के अंदर जाने की वजह से मैं पहले काफी कमजोर था लेकिन मैं काफी ताकतवर हो चुका हूँ और मैंने वहाँ पर सरवाइव करने के लिए अपने आप तक को मॉन्स्टर की जगह चेंज कर लिया। मैं वहाँ कब का खत्म हो जाता लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचते हुए मैं वहाँ पर वापस आया हूँ। वहीं पर उसे देखकर एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है लेकिन सोरा उसे इजीली मार देता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरी फैमिली आपको सेफ रहना होगा। वहीं पर इसी के साथ ही सोरा अपने बिल्डिंग के अंदर आता है और वो अपने फ्लैट के अंदर जाता हुआ ये कहता है कि यहाँ पर पहले काफी हंसी चहल पहल थी लेकिन अब ये जगह पूरी तरीके से तबाही के अंदर आ चुकी है। इसलिए मुझे ये लगता है कि सारे के सारे लोगों को एवैक्यूएट कर दिया होगा इसलिए यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा। वहीं पर वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन ये दरवाजा टूट जाता है और वो अपने घर के अंदर जाकर ये कहता है कि मुझे ये पता था ये खाली होगा लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आया क्योंकि मेरी यहाँ पर काफी अच्छी खासी मेमोरी मौजूद थी। लेकिन उसकी नजर पेपर के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि प्यारे सोरा सभी लोग ये कहते हैं कि तुम मारे जा चुके हो लेकिन तुम्हारी माँ और हम लोग इस चीज के ऊपर यकीन नहीं करना चाहते हैं। हमने तुम्हारे सामानों को लेकर तुम्हारे ओल्ड रूम के अंदर ये रख दिया है क्योंकि हमें ये पक्का यकीन है कि तुम वापस आने वाले हो और साथ ही साथ हमने इस साइज से लेकर एल साइज के कपड़े तुम्हारे क्लोथिंग वाले सेक्शन पर रख दिया है। जब भी तुम वापस आओगे तुम लोग अच्छे कपड़े पहन सकते हो और साथ ही साथ उन लोगों ने शेल्टर 6 के मैप को भी यहाँ पर छोड़ रखा होता है ताकि जब वो वापस आए तो वो इसका इस्तेमाल करते हुए अपने फैमिली तक जा सके क्योंकि जो उसके फैमिली वाले बंदे हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर इन सभी चीजों के कारण से सोरा काफी इमोशनल हो गया और उसने ये कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं कितना ताकतवर हूँ। क्या मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं इस एपोकलिप्स को एंड कर सकता हूँ और मैं अपने पुराने दिनों को हासिल कर सकता हूँ। और उसने ये कहकर अपने जो बड़े बाल थे उन्हें इस जगह पर काट कर स्मॉल में कर लेता है और वो आगे ये डिसाइड करता है कि मैं शेल्टर 6 की तरफ रवाना होऊंगा और वो ये कहकर शेल्टर 6 की तरफ रवाना हो गया। वहीं पर उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं लेकिन वो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करता हुआ आगे की तरफ जा रहा था। वहीं पर 2 बंदे आपस में इस जगह पर कॉफी ब्रेक ले रहे थे लेकिन तभी उसके सामने से एक तेज रोशनी गई। ये देखकर ये लोग काफी हैरान हो गए और वो इसी के बारे में बात कर रहे थे कि तभी उनका तीसरा साथी अपने फोन को लेकर यहाँ पर आया और उसने ये कहा कि मैंने एक चीज को कैमरे के अंदर कैद किया है और उसके कैमरे के अंदर सोरा ही होता है। ये देखकर ये लोग काफी हैरान होते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तो एक इंसान है, आखिर ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है।
वहीं पर इसी के साथ ही में नीचे की तरफ एक और अबला नारी को दिखाया जाता है जो कि किसी से घबराते हुए ये कहती है कि प्लीज मेरे पास मत आओ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ खाना खोजने के लिए आई हुई थी। उसके सामने 3 हंटर्स मौजूद थे। पहले वाले ने ये कहा कि मेरे साथियों, क्या तुम ये देख सकते हो कि एक रेगिस्तान के अंदर एक सर्वाइवर मौजूद है। दूसरे वाले ने ये कहा कि उसकी फिगर काफी मस्त है। तीसरे वाले ने ये कहा कि काफी टाइम से हमने औरत नहीं देखी है। ये पहले वाला बंदा अपनी घिनौनी मुंह से ये कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन ये अबला नारी काफी घबरा चुकी थी। उसने ये कहा कि प्लीज तुम लोग ऐसा मत करना। ये बंदा उसके पास जाकर ये कहा कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं काफी आराम से बंदा हूँ। वहीं पर वो उसके गलत जगह पर हाथ रखकर ये कहता कि ये काफी बुरी बात होगी यहाँ पर मजा ना ले पाना। लेकिन तभी उनकी बात को सुनकर सोरा नीचे की तरफ आ गया और उसने ये कहा कि तुम जैसे कचरे की एक बात चेंज नहीं हो सकती है। इस पर ये पहले वाला पर्सन ये कहता है कि आखिर वहाँ पर कौन है, अगर तुम हमारा सामना करने की कोशिश करोगे तो तुम हमसे नहीं बच पाओगे। उसने अपने साथियों को ऑर्डर दिया। ये सुनकर उसके साथी सोरा के ऊपर अटैक करने के लिए साथे हैं, लेकिन सोरा ने सिर्फ एक तमाचा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नीचे की तरफ गिरा दिया। इस पर ये पहले वाला बंदा काफी गुस्सा हुआ और उसने अपने स्वर्ड को निकालते हुए सोरा की तरफ बढ़ते हुए कहा कि आखिर तुम कौन हो? मैं टाइगर्स रोर गिल्ड का एक बंदा हूँ। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो तो हमारी गिल्ड तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सोरा ने उससे ये कहा कि कागावा, मुझे ये नहीं लगा था कि तुम जिस पर्सन को मारने की कोशिश करोगे उसे तुम नहीं पहचानोगे। उसे देखकर कागावा काफी हैरान हुआ और उसने ये कहा कि ये तो तुम हो, ये तो इम्पॉसिबल है। और वो ये कहकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोरा तभी उसके सामने आ गया। इस पर ये बंदा ये कहता है कि तुम पीछे की तरफ चले जाओ, आखिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तभी सोरा ने उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा लिया। उसने आगे ये कहा कि मैं अबीस के अंदर से काफी बुरे कंडीशन के अंदर बाहर आया हूँ और ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और उसने जोर से उसके गर्दन को दबाना शुरू कर दिया और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है मैं उसका बदला लूंगा। मैं पर उसकी जितनी भी मारी हुई सोल्स होती है वो उसे उकसा रही थी कि तुम इस बंदे को मार डालो क्योंकि तुम काफी ताकतवर हो, तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। वहीं पर इसी के साथ ही सोरा को अपने पास्ट के बारे में भी याद आ रहा था कि आखिर कागावा किस तरीके से उसके ऊपर बुली किया करता था। लेकिन तभी वो अचानक से कागावा को नीचे की तरफ छोड़ दिया और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि नहीं, मैं उसके जैसा सेम नहीं बन सकता हूँ। लेकिन जो ये बंदा है वो काफी बड़ा कमीना है, अगर मैं उसे ऐसी छोड़ देता हूँ तो काफी सारे लोग मारे जाने वाले हैं। उसने कागावा से ये कहा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी लेकिन तुम फेल हो गए, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता हूँ। कागावा ने ये पूछा कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सोरा ने ये कहा कि तुमने 2 सालों के लिए मेरे स्कूल की जिंदगी को तबाह करी, उसके बदले एक पंच, और दूसरा तुमने कमजोरों को मारने की कोशिश करी, उसके लिए दूसरा पंच, और तीसरा तुमने मुझे ट्रक से गिराकर मारने की कोशिश करी, इसके लिए तीसरा पंच, और तुम इस जगह पर हंटर बनने के बाद लोगों को बुली कर रहे हो, इसके लिए चौथा पंच। अगर तुम लोग मेरे चौथे पंच को संभाल लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस पर कागावा घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सारी की सारी गलती मेरी है, अगर तुम मुझे ऐसे पंच मारते हो तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन कागावा उससे ये कहता है कि तुम फिक्र ना करो, और उसने ये कहकर उसे एक जोरदार पंच मारा और वो इसी तरीके से लगातार उसे 3 पंच मारता है। इस कारण से कागावा नीचे की तरफ गिर चुका था और उसकी कंडीशन काफी बुरी थी। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसने सोरा से ये कहा कि तुम मुझे मार ही डालो। इस पर सोरा ने उसके सर के ऊपर पाँव मारते हुए जमीन के अंदर लगा दिया और इसी कारण से जो कागावा की दोनों आंखें होती है वो फूट जाती है और वो अंधा हो जाता है, लेकिन वो मारा नहीं जाता है। वो उनके साथियों से ये कहता है कि तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। उसकी बात को सुनकर कागावा के साथी
उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। वहीं पर सोरा उनकी हेल्प करने के बाद यहाँ पर से रवाना हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस सिटी के बफर जोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जहाँ पर वो आपस में ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर रुकना काफी बकवास चीज है। तभी उनका चीफ उनसे ये कहता है कि तुम लोग डरपोक ना बनो, अगर एक मॉन्स्टर हमारे सामने भी आ जाता है तो हम लोग उनका सामना करेंगे, क्योंकि कभी भी जो मॉन्स्टर से वो अपीयर हो सकते हैं। वहीं पर इसके बारे में बताया गया ये एक लेफ्टिनेंट तो होता है जिसका नाम तांजी कागियोरा होता है और ये लेवल 31 का एक कमांडर है। तब उसके पास एक बंदा आकर उससे ये बताता है कि आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं आता है। उसने ये कहा कि तब एक मॉन्स्टर आता हुआ उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और ये मॉन्स्टर कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं होता है, बल्कि ये चाइल्ड ऑफ क्रैकन जो कि लेवल 45 का मॉन्स्टर होता है। इस पर ये सारे के सारे सोल्जर्स साथ में मिलते हुए इसके ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन इससे इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। इस कारण से ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तभी ये मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इस पर कमांडर सभी से ये कहता है कि सभी लोग आसपास फेल है जाओ, लेकिन अभी कुछ सोल्जर्स इस मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते हैं। वहीं पर ये देखकर एक सोल्जर काफी गुस्सा होता है और वो अपने हाथ में बम लिए इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था और जो उसके साथी होते हैं वो साइड से इस मॉन्स्टर के ऊपर फायरिंग करते हुए उस बंदे के लिए जगह बना रहे थे। वहीं पर ये बंदा उस मॉन्स्टर के पास जाने के बाद उसके मुंह की तरफ इस बम को फेंकने ही वाला होता है कि तभी जो ये मॉन्स्टर होता है वो आसमान की तरफ देखना चालू कर देता है। इस पर ये सोल्जर्स ये कहते हैं कि उसने हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर दिया। इस पर कमांडर ने ये कहा कि मुझे ये लगता है कि किसी चीज से डर रहा है, लेकिन जो ये चांस था वो इनके लिए काफी अच्छा होता है, इसलिए इस चांस का फायदा उठाते हुए जो ये सोल्जर होता है वो अपने हाथ में रखे हुए बम को इस मॉन्स्टर की आंख के ऊपर फेंक देता है। इस कारण से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन इस ब्लास्ट से इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो इस कारण से काफी गुस्सा हो चुका था और वो इन सोल्जर्स की तरफ देख रहा था और वो इस सोल्जर के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही सोरा इस मॉन्स्टर के ऊपर लैंड करता है और एक लैंड करने की वजह से ही ये मॉन्स्टर मारा जाता है। ये देखकर कैप्टन ये कहता है कि जो मॉन्स्टर है वो तो इस बंदे से डर रहा था, लेकिन जो ये बंदे की पावर है वो काफी ज्यादा हाई है, तो इसका मतलब ये कि वो एक एस रैंक का हंटर हो सकता है। लेकिन मैंने इस बंदे को पहले कभी क्यों नहीं देखा, इसलिए मुझे ये पता लगाना होगा कि आखिर ये कौन है। इसलिए वो अपने वहीं पर जो कमांडर था वो अपने स्पेशल स्किल इंस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हुए सोरा के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तभी वार्निंग मिलती है कि तुम्हें सोरा को रिस्पेक्ट दिखाना है। वहीं पर इस कारण से कमांडर काफी हैरान होता है, लेकिन तभी वो इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश होने लगता है। वहीं पर यही देखकर जो एक सोल्जर होता है वो सभी को ये ऑर्डर देता है कि जल्दी करो और कमांडर को मेडिकेशन करने के लिए ले जाओ। तभी सोरा की नजर उस बंदे की तरफ पड़ती है और वो उससे ये पूछता है कि आखिर जो शेल्टर 6 है वो यहाँ पर से कितना दूर है। इस पर ये सोल्जर ये बताता है कि लगभग 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, लेकिन तुम्हें उस जगह पर पहुँचने के लिए एरिया एक्स से गुजरना पड़ेगा। सोरा उससे एरिया एक्स के बारे में पूछता है। ये सोल्जर ये बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर के रस को रोका जा रहा है। वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को इकट्ठा किया गया है ताकि उन्हें एक ही बार में मारा जा सके, और उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए वहाँ पर काफी सारे हंटर पहुंचे हुए हैं। वहीं पर तभी सोरा की नजर साइड पर पड़ती है जहाँ पर इस मॉन्स्टर के अंदर से काफी सारे आइटम्स निकले होते हैं और जो सारे के सारे सोल्जर्स होते हैं वो इन आइटम्स को इकट्ठा कर रहे थे। इस पर सोरा ने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये तो सेम टू सेम अबीस की तरह है। सोरा ने उस बंदे से आगे ये पूछा कि आखिर जो मॉन्स्टर है वो तुम्हारे हिसाब से कितने ताकतवर हो सकते थे। इस पर इस सोल्जर ने ये कहा कि जो लेवल 45 का मॉन्स्टर है वो काफी ताकतवर होता है। इस पर सोरा ने अपने मन के अंदर ये कहा कि क्या इस मॉन्स्टर का सामना करने में काफी डिफिकल्टी आती है। सोरा ने उससे आगे ये पूछा कि आखिर यहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो कि 45 लेवल से ऊपर है। इस बंदे ने हैरानगी से ये कहा
कि मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा लेवल तक के नहीं हो सकते हैं। अगर उतने लेवल के मॉन्स्टर होते तो जो इंसान थे वो कब का खत्म हो चुकी होती। इस पर सोरा ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने ये कहा कि ठीक है मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। लेकिन तभी उस बंदे ने उससे ये कहा कि मैं ये जानता हूँ जो ये रिक्वेस्ट है वो सही नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप प्लीज एरिया एक्स की तरफ जाएं। अगर वहाँ पर आप जैसा स्ट्रॉन्ग हंटर ज्यादा है तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आप काफी सारे लोगों को बचा सकते हैं। इस पर सोरा ने ये पूछा कि शेल्टर 6 जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता एरिया एक्स से होकर जाता है ना। इस बंदे ने हाँ में जवाब दिया। इस पर सोरा ने ये कहा कि ठीक है फिर मैं एरिया एक्स की तरफ से ही जाऊंगा और जितने भी मॉन्स्टर मेरे सामने आएंगे मैं उन सभी लोगों को इस जगह पर मारता जाऊंगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कमांडर को दिखाया गया जो कि जाग चुका था। इस पर ये बंदा उससे ये पूछता है कि लेफ्टिनेंट क्या आप ठीक है। इस पर कमांडर ने ये पूछा कि मैं कितने टाइम से बेहोश था। इस सोल्जर ने ये बताया कि लगभग 10 मिनट से, और ऊपर से हमने आपके ऊपर जो रिकवरी आइटम का इस्तेमाल किया था वो मॉन्स्टर के अंदर से ही मिला था। तभी कमांडर ने उस बंदे से ये पूछा कि आखिर वो बंदा कहाँ गया जिसने हमारी जान बचाई थी। इस पर ये बंदा ये कहता है कि वो नॉर्थ की तरफ गया है। इस पर कमांडर काफी परेशान हो जाते हैं और वो उससे ये पूछते कि आखिर तुमने अभी क्या कहा। इस पर ये बंदा ये कहता है कि वो शेल्टर नंबर 6 की तरफ जा रहा है। कमांडर ने ये कहा कि क्या वो एरिया एक्स की तरफ से जा रहा है। इस पर ये बंदा ये कहता है कि हाँ उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है और वो बिना किसी हेजिटेशन के वहाँ पर से गया है। इस पर कमांडर काफी परेशान हो जाता है और वो अपने साथी से ये कहता है कि जल्दी करो और कमांड सेंटर के पास कॉल लगाओ। इस पर ये बंदा काफी हैरान होता है और वो इसका कारण पूछता है। वहीं पर कमांडर अपने मन के अंदर ये कहता है कि उस चीज के होने के लिए लगभग 10 मिनट बाकी है। वहीं पर जो सोल्जर था वो उनकी बात को मानते हुए इमरजेंसी रेडियो के द्वारा उनके पास मैसेज भेज देता है। लेकिन वो आगे ये पूछता है कि आखिर आप सेंट्रल कमांड सेंटर से क्यों बात करना चाहते हैं। इस पर कमांडर इस रेडियो को लेता हुआ ये कहता है कि जो ये ऑपरेशन है वो पिछले वाले से काफी डिफरेंट है। जो ये इंफॉर्मेशन था वो काफी ज्यादा सीक्रेट था, इसलिए तुम लोगों को इसके बारे में नहीं बताया गया था। जो एरिया एक्स है वो ऑपरेशन के लिए एक बेस बनाया गया है। वहाँ पर हम लोग मॉन्स्टर को होल्ड बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पर उन्हें उड़ाना है। वहीं पर इसी के साथ ही वो सेंट्रल से कांटेक्ट करता है जहाँ पर काफी सारे बंदे मौजूद थे। तभी एक लेडी ये बताती है कि बॉम्बिंग जोन के नजदीकी एरिया से हमें एक इमरजेंसी कॉल आया है। इस पर एक बंदा जिसका नाम रेंजी कामुक गाया होता है जो कि सेंट्रल कमांडर होता है वो उससे ये पूछता है कि हमें उनसे कॉल में मिलाओ। इस पर ये लेडी उन्हें कॉल में मिलाती है। वहीं पर कमांडर ये कहता है कि मेरा कोड ये है और मुझे आपको एक रिपोर्ट करना है। जस्ट अभी ही एक मिस्टीरियस हंटर बॉम्बिंग जोन के लिए रवाना हुआ है और उसे हमारे ऑपरेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सेंट्रल कमांडर ने उससे ये कहा कि तो क्या हुआ, क्या तुम अपनी गलती को रिपोर्ट करने के लिए आए हुए हो। कमांडर ने ये कहा कि सर ऐसा नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस जगह पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट के जरिए उसे इन्फॉर्म करें कि वहाँ पर एक ब्लास्ट होने वाला है। इस पर सेंट्रल कमांडर काफी गुस्सा होता है। तभी ये कमांडर उनसे ये कहता है कि वो काफी ताकतवर है इसलिए हम उसे ऐसे मरने नहीं दे सकते हैं। इस पर ये बंदा काफी हैरान होता है और वो कमांडर से ये पूछता है कि आखिर उसका लेबल क्या है। इस पर कमांडर ने ये कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। इस पर सेंट्रल कमांडर ने ये कहा कि एक ऐसा हंटर जिसका लेवल अननोन है और उसने रूल्स को फॉलो ना करते हुए बॉम्बिंग जोन के अंदर जा चुका है और तुम ये चाह रहे हो कि हम उसके लिए इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करें। तब उसके साथ वाली लेडी उनसे ये कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि हमारे मैसेज उस तक पहुंचने से पहले ही वो मारा जाएगा। सेंट्रल कमांडर हंसता हुआ ये कहता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या तुम्हें ये लगता है कि जो हमारी ऑपरेशन है वो इस जगह पर एक मजाक है। वहीं पर एक लेडी से ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं लगता है कि उन्हें अच्छे तरीके से सिखाया गया है कि आखिर उन्हें किस तरीके से बात या किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने सबऑर्डिनेट को अच्छे तरीके से समझाएं क्योंकि अगर इसके बारे में मैंने हायर अप्स को बता दिया तो इसका सारा का सारा इल्जाम आपके ऊपर आएगा। इस पर ये लेडी जिसका नाम मितोनो साकी होता है और ये लेवल 73 पर होती है और ये इस जगह पर वेस्टर्न
कमांडर होती है वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि क्या जो वो बंदा है वो इतने पावरफुल एनिमी का सामना करने के लिए हमारे साथियों को उस तक पहुंचाएगा। ये तो एक नंबर का इडियट है। लेकिन जो कमांडर है वो इस जगह पर काफी अच्छे तरीके से ट्रेंड हुआ पड़ा है, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर की हेल्प करना चाहता है, भले उसके लिए उससे ऑपरेशन को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। इसलिए मुझे ये जानना होगा कि आखिर वो बंदा कितना पावरफुल है। इसलिए वेस्टर्न कमांडर से ये पूछती है कि मुझे आपके ऊपर यकीन है कि आप हमारे प्लान्स के ऊपर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें एक भी रीजन नहीं दे पाएंगे कि आखिर हमें आपके बात के ऊपर यकीन क्यों करना है, तो ये काफी अजीब रहेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमें कन्विंस ना कर पाए तो हमें आपको मिलिट्री ट्रिब्यूनल पर भेजना पड़ेगा। ये सुनकर ये कमांडर काफी हैरान होता है। वहीं पर वेस्टर्न कमांडर सेंट्रल कमांडर से ये कहती है कि आपको जो ये चीज है वो इस जगह पर सही लगती है। इस कारण से सेंट्रल कमांडर काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। इसलिए वो कमांडर से ये कहता है कि हम एक ऐसी रीजन दो जिसके कारण हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर सके। इस पर कमांडर इसके लिए मान गया और उसने ये कहा कि उसने सिर्फ एक ही अटैक के अंदर एक 45 लेवल वाले मॉन्स्टर को मार दिया। ये सुनकर ये कमांडर काफी हैरान हुई और उसने ये पूछा कि तो तुम्हारे कहने के मुताबिक जो बंदा है वो एक एस रैंक का हंटर हो सकता है। सेंट्रल कमांडर ने ये कहा कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितने भी एस रैंक के हंटर से वो अपने अपने मिशन के अंदर गए हुए हैं। ये सुनकर जो वेस्टर्न कमांडर होती है वो कमांडर से ये पूछती है कि आखिर तुम्हें इस जगह पर उसके लेवल के बारे में क्यों नहीं पता, तुम्हारे पास तो इंस्पेक्ट स्किल मौजूद है ना। इस पर कमांडर ने ये कहा कि मैं उसके लेवल को नहीं देख पाया। ये सुनकर वेस्टर्न कमांडर काफी हैरान हुई। कमांडर ने आगे ये बताया कि जब मैंने उसके ऊपर स्किल का इस्तेमाल किया तो इंफॉर्मेशन ज्यादा होने की वजह से मैं बेहोश हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो बंदा है वो लगभग 100 लेवल से प्लस का होगा। यह सुनकर सेंट्रल कमांडर भी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो आगे ये कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि जो ये ताकत है वो काफी रेयर होती है, लेकिन इस कारण से हम लोग ऑपरेशन को नहीं रोक सकते हैं। इस पर ईस्टर्न कमांडर भी ये कहता है कि हाँ आपने सही कहा, क्योंकि इस रीजन की वजह से हम लोग इस मिशन को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हजारों सोल्जर्स इस ऑपरेशन के अंदर शामिल हैं और उन लोगों ने बम ब्लास्ट वाले इलाके को घेर रखा है। हमारा ओरिजिनल प्लान ये है कि हम लोग ब्लास्ट करने के बाद सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अच्छे तरीके से ठिकाने लगा पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग इस जगह पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करते हैं तो जो सारे के सारे मॉन्स्टर्स हैं वो साउंड को सुनते हुए उस जगह से निकलना शुरू कर जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो जो जगह वो पूरे तरीके से तबाह हो जाएगी और इस कारण से काफी हजारों सोल्जर की जिंदगी जा जाएगी। इसलिए एक बंदे के लिए हजारों सोल्जर्स को मारना ये काफी बकवास चीज है, भले वो एक एस रैंक का हंटर क्यों ना हो, हमें इसके लिए माफ कर दे। वहीं पर इस कारण से कमांडर भी काफी हैरान होता है। वहीं पर वेस्टर्न कमांडर भी इस चीज के बारे में कुछ सोचती है और वो आगे ये कहती कि ठीक है मैं इस रिक्वेस्ट को इस जगह पर रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग एक बंदे के लिए हजारों लोगों की जान नहीं दे सकते हैं। और वो इस डिसीजन को फाइनल करने के बाद कॉल को बंद कर देती है। इस कारण से कमांडर काफी परेशान होते हैं। तभी एक बंदा उनसे ये कहता है कि आपने जो कुछ भी कर सकते थे आपने वो करा। कमांडर ने ये कहा कि हाँ ये बात सच है, लेकिन अभी जो ये बंदा होता है वो कमांडर के पास से गाड़ी की चाबी ले लेता है। इस कारण से कमांडर काफी हैरान होते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि जो बम ब्लास्ट है वो जल्दी शुरू होने वाला है। इस पर ये बंदा जाता हुआ ये कहता है कि उस चीज के शुरू होने से पहले अभी 6 मिनट बाकी है और ये बंदा ये कहकर गाड़ी को लेकर सोरा को वार्न करने के लिए जा रहा था। ये देखकर कमांडर काफी परेशान थे और वो उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सोल्जर रुकता नहीं बल्कि वो गाड़ी लेकर चला जाता है। ये देखकर और भी सोल्जर्स कमांडर से ये कहते हैं कि क्या हमें उसके पास जाकर उसे रोकना चाहिए। इस पर कमांडर ने ये कहा कि नहीं ये ठीक है, उसने अपनी डिसीजन खुद से लिया है, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि वो इस जगह पर जो करने जा रहा है वो कर सकता है। वहीं पर ये सोल्जर ये सोच रहा था कि मैं उसे उस जगह पर पहुंचना होगा। वहीं पर इसी के साथ ही ऑथर ने हमें ये बताया कि इस सोल्जर को ये नहीं पता कि आखिर वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। वो जिसे बचाने की कोशिश कर रहा है वो पूरी इंसानियत के लिए एक होप होने वाला है। वहीं पर इसी के साथ जो ये सोल्जर था वो काफी परेशान था और वो अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि आखिर जो बंदा है वो कहाँ पर गया है। मैं सबसे फास्टेस्ट रास्ते के अंदर जा रहा हूँ और फिर भी मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ, तो क्या इसका मतलब ये कि वो मेरे गाड़ी से भी फास्ट है।
वहीं पर वो एरिया 6 के काफी नजदीक पहुंच चुका होता है, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो स्पीकर के जरिए सोरा को वार्न करेगा, क्योंकि वो एरिया 6 के काफी नजदीक है, इसलिए वो ये बात सुन लेगा। इसलिए वो स्पीकर को ऑन करता है और वो स्पीकर के जरिए ये कहता है कि मैं वही सोल्जर बात कर रहा हूँ जिसने थोड़ी देर पहले तुम्हारी हेल्प करी थी। जो ये एरिया है वो ब्लास्ट तो होने वाला है, इसलिए जल्दी करो और वापस आ जाओ। वहीं पर सोरा को दिखाया गया जो कि मॉन्स्टर्स को मार रहा था और उसने ये बात सुन ली और उसने ये कहा कि तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी हंटर मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं मुझे उनसे कोई भी खतरा फील नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि क्या मैं इन बम के अटैक की हीट को सरवाइव कर पाऊंगा। इसलिए सोरा ये डिसाइड करता है कि वो इस जगह पर से इवैक्यूएट करेगा और ऊपर से जो सोल्जर है उसने अपनी जान को इस जगह पर रिस्क पर डाली है, इसलिए उसे मरने नहीं दे सकता है। वहीं पर सोल्जर को दिखाया गया जो कि अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि क्या मेरी आवाज उस तक पहुंच चुकी थी। तभी वो उसके अंदर टाइमर के ऊपर पड़ती है जहाँ पर कुछ ही सेकेंड्स बच चुके थे और वो इसलिए काफी परेशान हो चुका था और ऊपर से उसके माइक का यूज करने की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आ रहे थे, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आकर गिरता है, तभी उसके खिड़की में दस्तक होती है और ये हमारा सोरा होता है। उसे देखकर ये सोल्जर ये कहता है कि ये काफी अच्छी बात है कि तुम सही सलामत हो। तभी सोरा उससे ये पूछता है कि आखिर तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब था कि जो ये जगह वो ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन तभी जो ब्लास्ट होने वाली टाइम थी वो हो चुकी थी और काफी सारे मिसाइल्स इस जगह पर छोड़ना शुरू हो चुकी थी और जो ये जगह तो वो तबाह होना शुरू हो जाता है। लेकिन सामने की तरफ हमें एक नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर था और उसके चारों तरफ शील्ड मौजूद था, जिस कारण से वो सारे के सारे मिसाइल्स उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन वो जो अटैक था वो डिफ्लेक्ट होता हुआ सोरा और इस सोल्जर की तरफ आ रहा था। लेकिन जो सोरा था वो उन अटैक्स को रोककर अपने आप को और सोल्जर्स को बचा लेता है। वहीं पर इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि ये बताती है कि जो बम ब्लास्ट है वो क्लियर हो चुका है। तभी सेंट्रल कमांडर ये पूछता है कि तो अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए ये देखो कि आखिर वहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं। इस पर ये लेडी चेक करने के बाद ये बताती है कि वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर्स मौजूद नहीं है। इस पर सेंट्रल कमांडर ये पूछता है कि आखिर जो सारे के सारे मॉन्स्टर है वो एक्सकेप्ट कर गए क्या। इस पर ये लेडी ये कहती कि नहीं, जो सारे के सारे मॉन्स्टर्स हैं वो ब्लास्ट वाली जगह पर ही मौजूद है और सेंटर में जितने भी मॉन्स्टर्स मौजूद हैं उन्हें कोई भी चोट नहीं लगी है। ये सुनकर ये सेंट्रल कमांडर काफी हैरान हो जाता है। वेस्टर्न कमांडर ये पूछती है कि जो चेक करो कि आखिर ड्रोन से वहाँ पर क्या हो रहा है और जब लोग ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करते हुए वहाँ का सिचुएशन देखते तो उन्हें ये पता चलता है कि बीच में एक बड़ा सा मॉन्स्टर मौजूद है। उसने शील्ड को क्रिएट करते हुए काफी सारे मॉन्स्टर को बचा लिया है और उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है और ये देखकर ये लोग काफी हैरान होते हैं और ये वही चौके वाला पर्सन था जो कि सोरा के पीछे मौजूद था। तभी जो ये बंदा होता है वो ड्रोन को देख लेता है और वो अपने मॉन्स्टर के जरिए इस ड्रोन को तबाह कर देता है। इस कारण से ये लोग का जो साइट था वो खत्म हो चुका था। इस पर ये लेडी ये बताती कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो चुका है। इस पर वेस्टर्न कमांडर ये कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर वो बंदा क्या कर रहा है और जो सिचुएशन है वो इस जगह पर ऐसी इसलिए हुई, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि उन्हें इसके बारे में पता होगा कि हम लोग ड्रोन से स्काउट कर रहे हैं। वहीं पर इस कारण से ईस्टर्न कमांडर काफी परेशान हो जाता है और वो ये अनाउंस करता है कि जितने भी सोल्जर्स वहाँ पर मौजूद हैं उन सभी लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए कहो क्योंकि वो लोग वॉल्स की तरफ ही जा रहे हैं। इस पर ये लेडी ये कहती कि नहीं, वो लोग दीवार की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये सुनकर ये सारे के सारे कमांडर्स काफी हैरान हो जाते हैं और ये पूछते कि तो आखिर वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। इस पर ये लोडी एक लोकेशन दिखाती है। इस बार वेस्टर्न कमांडर हैरान होते हुए कहती है कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पर मिस्टीरियस हंटर गया था। यहाँ पर जितने भी ड्रोन्स बचे हुए हैं उन्हें उस मिस्टीरियस हंटर के पास भेजो, हमें जल्दी से उस मॉन्स्टर्स को रोकना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ इस सोल्जर को दिखाया गया जो कि ये कहता है कि जो बम ब्लास्ट है वो रुक चुका है और मैं जिंदा हूँ। वहीं पर वो इस बारे में सोरा से भी बात करता है, लेकिन सोरा उससे ये कहता है कि ये काफी अजीब है कि तुम अभी
इस चीज के लिए बहुत मौज मस्ती कर रहे हो, लेकिन असल खतरा हमारे सामने मौजूद है। वहीं पर वो इस बारे में बता ही रहा था कि तभी उसे कुछ सेंस होता है और वो सोल्जर को लेकर नीचे की तरफ बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज उड़ता हुआ इनके पास आ रहा था और ये ड्रोन होता है। ये देखकर ये सोल्जर काफी हैरान होता है और उसने ये कहा कि ये तो आर्मी का ड्रोन है, तो इसका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर है उसने ड्रोन के ऊपर अटैक करा है, लेकिन ऐसी चीज तो पहले कभी भी नहीं हुई है। इस पर सोरा ने उससे ये कहा कि तो अपनी सारी की सारी क्यूरियस वाली चीजें यहीं पर छोड़ दो। वहीं पर सामने की तरफ उनके ऊपर अटैक करने के लिए वही सारे के सारे मॉन्स्टर्स आ चुके थे। सोरा ने ये कहा कि क्योंकि अब हम लोगों को इनका सामना करना होगा। वहीं पर इन सभी मॉन्स्टर्स के लेवल को देखने के बाद ये सोल्जर काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल है और ऊपर जो इनका लीडर वो तो लेवल 90 पर मौजूद है। यहाँ पर कितना बड़ा बम ब्लास्ट किया गया लेकिन इनके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं आया, तो इसका मतलब ये कि हमारे लिए जो सारी की सारी चीजें वो खत्म हो चुकी है। वहीं पर वो डिप्रेस्ड हो चुका था। इस पर सोरा उससे ये कहता है कि हम दोनों भी इस जगह पर सही और सलामत है, भले ही हम लोग उन्हें बम ब्लास्ट से ना मार पाए लेकिन हम लोग उन्हें फाइट करके तो मार सकते हैं ना। सोरा ने ये कहकर आगे की तरफ जाते हुए सोल्जर से ये कहा कि तुम जीप में जाकर बैठ जाओ और इसी के साथ ही सोरा इन सभी मॉन्स्टर्स को मारता हुआ इनकी बॉस के पास जा रहा था। वहीं पर इस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ जो बंदा था वो सोरा के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया। वहीं पर जो ये बॉस मॉन्स्टर था वो अपने हाथ को चेन के अंदर कन्वर्ट करते हुए सोरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सोरा उसके अटैक को रोक लेता है और वो उसके ऊपर जाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो उसके फेस के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और इसी के साथ इस बॉस मॉन्स्टर का सर इस जगह पर फट जाता है और उसी बॉस मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ होता है चौके वाला पर्सन जो कि सोरा के सामने आमने होता है। उसे देखकर सोरा अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं उसके प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी ये चौके वाला कहता है कि तो फाइनली मैंने, और उसने ये कहकर अपने चौके को हटा दिया और इस कारण से उसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा अजीब एनर्जी निकली और इस कारण से ये बॉस मॉन्स्टर का सर था वो वापस से रिजेनरेट हो जाता है। वहीं पर वो बंदा आगे ये कहता है कि मैंने फाइनली अबीस के बीज को खोज लिया है। वहीं पर ये बॉस मॉन्स्टर सोरा से ये कहता है कि चोर कहीं के तुमने जो चीज मुझसे चोरी करी वो मुझे वापस कर दो। सोरा उनसे ये कहता है कि आखिर तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। इस पर ये चौके वाला पर्सन ये कहता है कि तुमने किसी और के पावर को चोरी करने की हिमाकत करी है, इसलिए तुम्हें इस चीज का बदला अपने जान को देकर गंवाना पड़ेगा। वहीं पर जो ये बॉस मॉन्स्टर होता है वो अपने शरीर के अंदर से काफी सारी नुकीले चीजों को निकालते हुए सोरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सोरा उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उनमें से एक अटैक को निकाल लेता है और उसने ये कहा कि क्या तुम्हारे पास इतनी पावर मौजूद है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। तभी जो ये बॉस मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथ के जरिए सोरा को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी जो मिलिट्री की ड्रोन होती है वो इनके ऊपर नजर रखने के लिए आ रही थी। इसे देखकर ये चौकी वाला पर्सन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या जो ओदिन का रावण है वो मेरे ऊपर नजर रख रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया ड्रोन है। वहीं पर सोरा को दिखाया गया जिसने इस बॉस मॉन्स्टर के हाथ को रोक लिया होता है और वो उससे ये कहता है कि अगर तुम मुझे सच में मारना चाहते हो तो मेरे ऊपर सीरियसली आकर अटैक करो। और उसने ये कहकर चौके वाले पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा और वो चौके वाले पर्सन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उससे पहले ही डिसअपियर्ड हो जाता है। ये देखकर सोरा काफी हैरान होता है। वहीं पर इसी के साथ में नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चौके वाला पर्सन शैडो से निकल आता है और वो आगे ये कहता है कि ये काफी डिस्गस्टिंग है कि जो इंसान है वो हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा घटिया है। और उसने ये कहकर अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ इशारा किया और इसी के साथ सामने की तरफ एक मॉन्स्टर आते हुए इस ड्रोन को तबाह कर देता है और उस मॉन्स्टर से ये कहता है कि यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। वहीं पर इसी के साथ ही में उस सोल्जर को दिखाया गया जो कि उस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था। वो इस कारण से काफी परेशान
हो जाता है और वो इस बारे में बताने के लिए सबसे पहले ये जानकारी हासिल करता है कि आखिर यहाँ पर कौन मौजूद है। इस वो ड्रोन के जरिए फुटेज कैप्चर किए हुए वीडियो को देखने लगता है और उसने ये कहा कि जो इन मॉन्स्टर की डायरेक्शन है वो इसलिए चेंज हुई क्योंकि ये बंदा यहाँ पर मौजूद था। जो ये बंदा वो तो अकेले ही उनका सामना कर रहा है, मुझे इस चीज के बारे में कमांडर को इन्फॉर्म करना होगा। वो ये सब कहता है कि तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आता है और ये देखकर ये बंदा काफी परेशान हो जाता है और उसकी चीखों की आवाज सोरा तक आती है। ये देखकर ये बंदा हंसता हुआ ये कहता है कि मेरे जितने भी गुलामों हो उन सभी लोगों को इस जगह पर मार डालो। तभी सोरा की इस जगह पर उस बंदे की बात याद आती है जिसने कि उससे ये कहा था कि अगर आप जैसा ताकतवर हंटर उनका सामना करता है तो आप काफी सारे लोगों की इस जगह पर हेल्प कर सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ में इस सोल्जर को दिखाया गया जिसकी जो गाड़ी होती है वो अब भी शाम होती है। वहीं पर सोरा अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मुझे किसी एनिमी को हराना है तो सबसे पहले मुझे उसके लीडर को इस जगह पर खत्म करना होगा और वो ये कहकर नीचे की तरफ चला गया। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि मुझे जल्द से जल्द उस बंदे को मारना होगा ताकि मैं काफी सारे लोगों की हेल्प कर सकूं। लेकिन वो उस चोगे वाले पर्सन के पास जा पाता उससे पहले ही इस बॉस मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन सोरा ने उसके अटैक को इस जगह पर डॉज कर लिया और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो इस मॉन्स्टर की पावर वो पहले से काफी इंक्रीज हो चुकी है। तभी सैदो के अंदर जो ये चोगे वाला पर्सन था वो उसके पास आ गया और वो सैदो से निकलते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सोरा ने उसे देख लिया और उसने ये कहा कि तुम काफी परजिस्टेंस हो। लेकिन सोरा जैसे ही उस बंदे के शकल को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो सेम तो सेम सोरा की तरह ही दिख रहा था। तभी जो चोगे वाला पर्सन था वो सैदो के जरिए एक स्वर्ड को क्रिएट करता है। वहीं पर उसकी एनर्जी को देखकर सोरा काफी परेशान हो जाता है और उसने ये कहा कि जो ये स्वर्ड है वो काफी बुरा है। वहीं पर ये चोगे वाला पर्सन उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा अभी इसके बीच और उसने ये कहकर इस स्वर्ड के जरिए सोरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जो सोरा होता है वो उसके अटैक को इस जगह पर डॉज कर लेता है और वो इस चोगे वाले पर्सन के हाथ के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और वो उससे इस स्वर्ड को छीन लेता है और वो इससे उस चोगे वाले पर्सन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जो चोगे वाला पर्सन होता है वो फिर से शैडो का इस्तेमाल करते हुए इस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। इस कारण से सोरा काफी हैरान होता है और उसने ये कहा कि लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर स्वर्ड में जो एनर्जी निकल रही है वो अभी इसकी एनर्जी की तरह क्यों लग रही है। और इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो इस जगह पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अच्छा कमेंट कर देना है। तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर एंड बाय बाय। एक सेकेंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने फिलहाल में ही अपना एक गेमिंग चैनल बनाया है जिसमें मैं AAA टाइटल्स वाली गेम्स खेलता हूँ और उनकी स्टोरी हिंदी में समझाता हूँ। अगर आपको AAA टाइटल्स वाली गेम्स देखना पसंद है तो आपको मेरे गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के टॉप पर मिल जाएगा, उसे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ये होप करूँगा कि मैं जो भी गलतियाँ कर रहा हूँ आप उससे पॉइंट आउट करके मुझे बताएंगे ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए वीडियो पर बढ़ते हैं। हाँ, सो लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि सोरा के जैसे दिखने वाले एक पर्सन ने सोरा के ऊपर हमला कर दिया था और वो काफी पावरफुल था और वो शैडो का भी इस्तेमाल कर पा रहा था और वो सोरा को काफी अच्छा टक्कर देता है और वो लास्ट में एक स्वर्ड के जरिए सोरा के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है। लेकिन सोरा ने उसके स्वर्ड को पकड़ लिया और वो उसके एनर्जी को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसके अंदर से एनर्जी निकल रही थी वो 20 की पावर होती है। अब आगे वहीं पर चोगे वाला पर्सन आगे ये कहता है कि क्या किसी और के वेपन को चुराना, क्या तुम इसी के लायक हो। वहीं पर वो ऊपर टेलीपोर्ट हो चुका था। सोरा अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या अच्छा ऐसी बात है। तभी जो चोगे वाला पर्सन होता है वो अपने स्वर्ड को अपने पास बुला लेता है जिस कारण से सोरा के हाथ से जो ये वेपन होता है वो डिसअपियर होने लगता है। इसे देखकर सोरा अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है
कि मुझे अबीस के पावर के बारे में और कुछ भी जानना है। जो ये फाइट है वो काफी लंबा चलने वाला है, लेकिन इससे पहले मुझे उस सोल्जर को यहाँ पर से सेफ जगह लेकर जाना है। सोरा ये कहकर सोल्जर के पास चला जाता है और वो उसके कार को उठा लेता है और वो सोल्जर से ये कहता है कि अब हम लोग उड़ने वाले हैं। यानी कि सोरा अब उसे अपने कंधे के ऊपर उठाकर यहाँ पर से ले जाने वाला है। ये देखकर शोगे वाला पर्सन हंसता हुआ ये कहता कि तुम तो एक नंबर के गधे इंसान हो, तुम अबीस के पावर को कम मत आंको। और उसने ये कहकर एक बड़े से सर्कल को क्रिएट करते हुए उसके अंदर से काफी सारे शैडोज को बाहर की तरफ निकाल कर ये कहता कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो कमजोर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बने हैं, वो ताकतवर बनने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। और उसने ये कहकर इस बड़े से शैडो के जरिए सोरा और सोल्जर के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया। ये देखकर सोरा अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी फास्ट है, अगर मैं भागता हूँ तब भी मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता हूँ, इसका एक ही उपाय है। और उसने ये कहकर इस शैडो के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन इससे इस अटैक के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इस कारण से इस अटैक का असल कोर सोरा को दिखाई दे देता है। वहीं पर वो इस कोर के ऊपर अटैक करने के लिए जा पाता उससे पहले ही उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ी, जहां पर शोगे वाले पर्सन ने अपने शैडोज का इस्तेमाल करते हुए सोल्जर के कार को पकड़ लिया होता है। सोरा सोल्जर से ये कहता है कि तुम जल्दी करो और बाहर की तरफ आओ, लेकिन सोल्जर्स को इस शैडो ने घेर लिया होता है। इसे देखकर सोल्जर ये कह रहा था कि मेरे पास मत आना। वहीं पर सोरा आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही काफी सारे स्वर्ड से स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए उस शोगे वाले पर्सन ने इस जीप के ऊपर अटैक कर दिया। वहीं पर ये शोगे वाला पर्सन इस जीप के ऊपर आकर सोरा से ये कहता है कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नहीं, ऐसा मत करो। वहीं पर जो सोरा होता है वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था, क्योंकि इस शोगे वाले पर्सन ने अपने शैडो ओरा को इस बंदे के अंदर डाल दिया होता है और उसने नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करते हुए इस सोल्जर को कंट्रोल में ले आया होता है। और वो ये कहता है कि देखो ये तो हंस रहा है, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि जिनकी तुम फिक्र करते हो उन्हें अपने नजरों के सामने मरना कर कैसा लगता है? इस कारण से सोरा काफी गुस्सा होता है और वो उससे ये कहता है कि क्या तुम्हें दूसरे लोगों को परेशान करने में मजा आता है? इस पर ये शोगे वाला पर्सन काफी हंसता है। तभी वो अपनी ऑब्सिडियन और स्टोन का इस्तेमाल करते हुए सोरा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सोरा इन्हें डोज नहीं करता है और ये अटैक सीधा उसके ऊपर लगते हैं और वो काफी जख्मी होता है। लेकिन तभी वो जोर से अपने जगह से हट जाता है और वो अपने अटैक को रेडी करता हुआ ये कहता है कि मैं तुम जैसे बंदे को नहीं छोड़ूंगा। और उसने ये कहकर जो शैडो स्पेक्स जमीन से निकल रहे थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण से ये जीप नीचे की तरफ गिरने वाला था। लेकिन सोरा उस जीप के नीचे गिरने से पहले ही उस सोल्जर के पास जाकर उसे रोक लेता है, लेकिन जो ये सोल्जर था वो शोगे वाले पर्सन के कंट्रोल के अंदर था, इसलिए वो सोरा के ऊपर अटैक करना शुरू कर जाता है। इस पर सोरा सबसे पहले उससे माफी मांगकर उसे जीप के अंदर बंद कर देता है और वो इसके बाद शोगे वाले पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और वो उसे पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन ये शोगे वाला पर्सन अपने शैडो के पावर का इस्तेमाल करके सोरा के पीछे आकर उससे ये कहता है कि तुम जैसा एक नौसिखिया जो कि अबीस के पावर का भी इस्तेमाल करता है वो मुझे नहीं हरा सकता है। वो इतना कहता है कि तभी सोरा उसे एक जोरदार पंच मारता है और इस एक ही पंच के कारण ये बंदा उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। सोरा उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। वहीं पर इस कारण से ये शोगे वाला पर्सन काफी हैरान होता है और उसने ये कहा कि तुम मुझे हर्ट कैसे कर सकते हो। सोरा उसके पास जाकर उससे ये कहता है कि गधे कहें कि जो लोग हैं वो काफी ग्रो करते हैं। वहीं पर ये देखकर ये शोगे वाला पर्सन काफी परेशान हो जाता है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है दूसरे जगह पर और वो ये कहता है कि आखिर तुम मेरे मूव को देखकर अबीस के पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी वो सामने के नजारे देखकर काफी हैरान हो गया, क्योंकि सोरा सामने मौजूद नहीं था, इसलिए वो ये कहा कि आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी सोरा उसके ऊपर अपीयर हुआ और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा। ये देखकर ये बंदा इस जगह पर से टेलीपोर्ट होकर जाता हुआ ये क्या था कि तुम तो मेरे हिसाब से काफी ताकतवर
ताकतवर हो। सोरा उससे ये कहता है कि तुम तो भाग सकते हो, लेकिन तभी उसने ये कहकर इस बड़े से बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे बीचों बीच से इस जगह पर फाड़ दिया। वहीं पर जब सोरा अबीस की पावर को कंट्रोल कर पा रहा था तो वो इसके कोर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, इसलिए उसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बॉस मॉन्स्टर के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस कारण से ये बॉस मॉन्स्टर इस जगह पर से गायब होना शुरू कर चुका। इसके बाद सोरा इस चौके वाले पर्सन के सामने आकर ये कहता है कि अब अगली बारी तुम्हारी है। ये देखकर जो इस चौके वाला पर्सन होता है वो एक अटैक को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए ये कहता है कि मैं इससे याद रखूंगा, और उसने ये कहकर शैडो यूनिटी का इस्तेमाल किया। इस कारण से यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स मौजूद थे उसके अंदर से शैडो की एनर्जी बाहर की तरफ निकलते हुए इस बंदे के गोले के अंदर आना शुरू हो गए, और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स शैडो के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर इस चौके वाले पर्सन के पास जा रहे थे। वहीं पर इसके पावर की वजह से जो सोरा के कपड़े थे वो भी इस जगह पर काफी फट गए, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए वो चौके वाला पर्सन यहाँ पर से टेलीपोर्ट होकर भाग गया। इस पर सोरा उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता है, बल्कि वो अपने क्लोथ के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गए, इसलिए उसने अपने शर्ट को उठाकर फेंक दिया। तभी वो अपने पास से पिक्चर को निकाल कर ये कहता है कि मैं काफी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी परिवार की जो पिक्चर है वो सही सलामत है। वहीं पर वो सोल्जर के पास जाकर ये कहता है कि इसकी भी फैमिली उसका इंतजार कर रही होगी, और उसने ये कहकर उसके लॉकेट को उतार लिया। और जबकि ये सोल्जर इस जगह पर खत्म हो चुका था तो उसने उसका यहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया, और उसने साता हो ये कहता है कि मैं इस चीज को अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि वो शैडो यूजर पक्का मेरे पीछे आएगा, क्योंकि उसने काफी सारे शैडोज को एब्जॉर्ब किया था, इसलिए मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता था। और उसने ये भी कहा कि वो मेरे फैमिली के ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए तुम इंतजार करो, मैं अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें काफी अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगा। और उसने ये कहकर एवैक्यूएशन शेल्टर की तरफ रवाना शुरू हो गया, और वो काफी तेजी से यहाँ पर से रवाना हो रहा था। वहीं पर कुछ समय के अंदर जो वेस्टर्न कमांडर थी वो अपने साथियों के साथ आ गई, और वो अपने साथियों से ये कहती है कि जो थ्रोन स्क्वाड है वो जितनी भी आसपास की एरिया है उसे अच्छे तरीके से जांच करो, और जितने भी यूनिट्स है वो हाई अलर्ट पर रहना। वहीं पर इसी के साथ जो ये सोल्जर्स थे वो आसपास के जगहों को इंस्पेक्ट कर रहे थे। तभी एक सोल्जर परेशान होता हुआ ये कहता है कि डायरेक्टर जो सारे के सारे मॉन्स्टर्स हैं इस पर वेस्टर्न कमांडर ये कहती है कि मुझे ये पता है कि वो सारे के सारे हरा दिए गए हैं, जल्दी करो और ड्रोन के डाटा को चेक करते हुए इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करो। इस पर ये बंदा इसके लिए मान गया। वहीं पर वेस्टर्न कमांडर अपने मन के अंदर ये कहती है कि यहाँ पर एक लड़ाई की बिल्कुल पूरे तरीके से निशानी मौजूद है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर आया हुआ था उसने बम को भी अच्छे तरीके से संभाला और इन मॉन्स्टर्स को भी हराया। तभी एक सोल्जर उन्हें ये बताता है कि मैडम यहाँ पर एक ड्रोन का जो SD कार्ड है वो अच्छी कंडीशन के अंदर है, इसलिए हम लोग उसके डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ टाइम के अंदर उसके SD कार्ड के डाटा को देखकर वेस्टर्न कमांडर अपने मन के अंदर ये कहती है कि यहाँ पर जो सोल्जर था वो उस स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, तो उसके बगल में जो ये बंदा है वही स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होगा। वहीं पर में इंस्पेक्शन स्क्वाड को दिखाया जाता है, जिनमें से एक सोल्जर की नजर लूट के ऊपर पड़ती है जहाँ पर काफी सारे अच्छे लूट होते हैं, जैसे कि एक ऐसी पोशन जो कि यूजर की मैजिक पावर को भी बढ़ा सकती है, और साथ ही साथ एक A रैंक की वेपन, और यहाँ पर एक बॉक्स भी मौजूद था जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तभी ऊपर की तरफ से एक और सोल्जर आ गया और उसने उससे ये पूछा कि आखिर तुमने क्या क्या खोजा। इस पर इस सोल्जर जिसके हाथ में वो सारे के सारे सामान थे वो झूठ कहता हुआ ये कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। इस पर ये ऊपर वाला सोल्जर ये पूछता है कि तुम मुझसे झूठ मत कहो, और उसने ये कहकर नीचे की तरफ आ गया और उसने उससे आगे ये कहा कि ये तो बॉस मॉन्स्टर के सारे रेयर लूट है ना, क्या तुम्हें ये पता है कि यहाँ पर से बिना किसी परमिशन के लूट को लेना काफी बड़ा क्राइम है। इस कारण से ये सोल्जर काफी परेशान हो गया और उसने उससे ये पूछा कि तो आखिर हम लोग इसे कैसे डिवाइड करेंगे। इस पर इस सोल्जर ने ये कहा कि तुम्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए, मुझे सिर्फ ये बॉक्स चाहिए। इस पर इस पर्सन ने ये कहा कि मैं इस बॉक्स को नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर एक लेजेंडरी आइटम हो सकता है। इस पर ये सोल्जर उसके ऊपर हाथ रख कर ये कहता है कि तुम गलत आइडिया को अपने दिमाग के अंदर मत लेकर आओ,
क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी चॉइस मौजूद नहीं है। और उसने ये कहकर इस बॉक्स को हासिल कर लिया और वो हंसता हुआ ये कहता है कि फाइनली मैंने गोलम के रेलिक को हासिल कर लिया है। वहीं पर इसी के साथ ही में एवैक्यूएशन शेल्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोरा पहुंच चुका था, जहाँ पर उसे देखने को मिलता है कि यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स हैं और ये काफी पीसफुल इलाका है, इसलिए उसे ये एहसास हुआ कि यहाँ पर हमला नहीं हुआ है। वहीं पर इसी के साथ ही वो शेल्टर के अंदर जाने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर जितने भी लोग उसे देख रहे थे वो काफी हैरान हो रहे थे। सोरा अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे उस चौके वाले पर्सन की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर नहीं है और साथ ही साथ है यहाँ पर उतने भी ताकतवर मौजूद नहीं है। तो आखिर जो ये जगह उसे सेफ कैसे रखा जाता है, तभी उसके सामने एक साओलिन मोंक आ गया। उसके आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर सोरा ये कहता है कि क्या वो अंधा है। तभी ये साओलिन ये कहता है कि तुम्हारे अंदर से काफी ब्लड महसूस हो रही है, तुम बाहर की तरफ से आए हुए हो ना। सोरा ने हमें जवाब दिया। ये साओलिन ये कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। वह अपने पास से करेंसी निकाल कर ये कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि आप एक्सेलेंसी से मैं कुछ बाहर की इंफॉर्मेशन को ले लूं। मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको इतने ही पैसे देने वाला हूँ। अगर मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो मुझे दे सकते हैं। इस पर सोरा ने ये कहा कि मुझे जो पता होगा मैं उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ। एक ऐसा मोंक जो कि दूसरे बंदे को योर एक्सेलेंसी कह रहा है, वो मोंक नहीं हो सकता, वो फेक होगा। इस पर ये पर्सन हैरान होता हुआ ये कहता है कि आप तो काफी दिमाग वाले पर्सन हैं और ऊपर से मुझे ये कपड़े पहनना काफी पसंद है, इसलिए मैं इसे पहनता हूँ। सोरा उससे ये कहता है कि क्या तुम अपने आँख को भी छुपा रहे हो। इस पर ये बंदा अजीब तरीके से हंसता हुआ ये कहता है कि हाँ ऐसी बात है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो काफी परेशानी वाला बंदा है। वहीं पर वो अपने पत्ती को हटाते हुए ये कहता है कि मुझे कुछ बीमारी हो गई थी। सोरा ने अपने मन के अंदर ये कहा कि नहीं, मैं उसके आँख को बाहर से ही देखकर ये पता लगा पा रहा हूँ कि वो काफी पावरफुल है। वो किसी रीजन की वजह से अपने पावर को छुपा कर आया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि इस शेल्टर के अंदर भेड़ की खाल में एक भेड़िया मौजूद है। वो आगे ये कहता है कि आखिर तुम किसके बारे में पूछना चाहते हो। इस पर ये फेक साओलिन ये कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर बाहर की तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ काफी सारे सोल्जर्स लड़ाई के लिए रेडी हो रहे हैं। भले जो जनरल पब्लिक है उन्हें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे बाहर की तरफ से ब्लास्ट की भी आवाज आई थी। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर बाहर की तरफ क्या चल रहा है। इस पर सोरा एक्टिंग करते हुए ये कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं भी बाहर ऐसा ही घूमते रहता हूँ और मैं डर गया तो धमाके की वजह से, इसलिए मैं शेल्टर के अंदर आया हुआ हूँ। इस पर यह बंदा हैरान होता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या वो भी अपने पावर को हाइड कर रहा है, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कहता है, बल्कि वो उसे पैसे देकर इसका शुक्रिया अदा कर यहाँ पर से चला जाता है। वहीं पर सोरा अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे यहाँ पर आराम से ही अंदर की तरफ जाना चाहिए, और जबकि मुझे ये देखने को मिल रहा है कि बिना किसी चेकअप के मुझे यहाँ पर अंदर आने दिया जा रहा है, तो जो सारे के सारे इंसान हैं वो दुश्मनों का सामना करने के लिए एक साथ हो चुके हैं। वहीं पर वो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टोर के अंदर से कपड़े परचेस करता है और वो इसके बाद निकल जाता है अपने पेरेंट्स की तलाश में, और उसके पास उसके पेरेंट्स के फोटो मौजूद होते हैं। वहीं पर उनमें से एक लेडी से वो अपने पेरेंट्स के फोटो को दिखाते हुए पूछता है कि क्या आप इन कपल को पहचानते हैं। वहीं पर इन फोटो वाले लोगों को देखकर जो ये लेडी होती है वो काफी हैरान हो जाती है और वो जाते हुए कहती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। इस कारण से सोरा काफी हैरान होता है और अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो ऐसा कर रही थी कि उन्होंने भूत देख लिया है, क्या जो मेरे पेरेंट्स है वो सही सलामत है। तभी उसकी नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है जो कि छपरी टाइप का होता है, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में पूछेगा उससे। लेकिन तभी ये छपरी टाइप का बंदा उससे आवाज लगाते हुए कहता है कि है तुम। इस कारण से सोरा काफी गुस्सा हो गया और उसे घूर कर देखता है। इस कारण से इस बंदे की फट के चौसत हो जाती है, लेकिन वो फिर भी राउड ही बनते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर के नहीं हो, और ऊपर से तुम फोटो को लेकर किसी के बारे में पूछ रहे हो, आखिर ये क्या चीज है। इस पर सोरा उनसे ये
पूछता है कि आखिर क्या आप इन लोगों को जानते हो। वहीं पर उन फोटो वाले पर्सन को देखकर जो ये बंदा होता है वो काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर तुम इनके बारे में क्यों पूछ रहे हो, आखिर तुम्हारा इनसे काम क्या है। सोरा ये कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ। इस पर ये पर्सन ये पूछता है कि क्या ये छोटा सा बच्चा तुम ही हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और वो ये कहकर सोरा को पीटने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन अभी पीछे की तरफ से एक बड़ी सी ट्रक आ रही थी जो कि सीधा आकर सोरा से टकरा जाती है। लेकिन सोरा को इससे कुछ नहीं होता है, बल्कि इस ट्रक का ही बैंड बाजा बच जाता है। ये देखकर ये पर्सन काफी हैरान होता है। सोरा पीछे वाले बंदे से ये कहता है कि तुम थोड़ा सा रुको। वो आगे राउडी बंदे से ये कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे सुनने को नहीं आया कि आखिर तुम क्या कह रहे थे। इस पर इस बंदे की फट जाती है और वो उससे ये कहता है कि ओह अच्छा ये तुम हो, तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो चुका है। इस कारण से सोरा भी काफी हैरान होता है। तभी ये राउडी टाइप का बंदा एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम उस तरफ जा सकते हो, उसके बाद तुम उनके घर को खोज लोगे। इसके लिए सोरा उनका शुक्रिया अदा कर जाता है। वहीं पर उसके जाते के साथ जो ये बंदा होता है वो भागता हुआ ये कहता है कि ये काफी बुरा है, मुझे सभी लोगों को इकट्ठा करना होगा। सोरा जाता हुआ ये कह रहा था कि एक चोर उचक्के को ये पता है कि आखिर जो मेरे पेरेंट्स है वो कहाँ पर रहते हैं। अगर मैं सोचूं तो जो मेरे फादर है वो जिनसे भी मिलते थे वो काफी अच्छे से बात किया करते थे और मॉम भी ऐसे ही थी। इसलिए मैं होप करता हूँ कि जो लोग है वो उनकी एडवांटेज ना उठा रहे हो। चलो सबसे पहले अपने फादर और मदर से मुलाकात किया जाए। और वो ये सब सोच कर उस बंदे के बताए हुए लोकेशन के पास आ जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा घर मौजूद होता है। और वो ये कहता है कि वो दोनों यहाँ पर रहते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर से जा चुके हैं तो जगह काफी सारी बची हुई होगी। और वो ये कहकर सामने दरवाजे की तरफ दस्तखत करता है। इस पर अंदर की तरफ से किसी की आवाज आती है और वो ये कहते क्या तुम्हारा आज का जो काम है वो हो चुका है। उनकी आवाज को सुनकर सोरा ये कहता है कि ये तो डेड की आवाज है। तभी अंदर की तरफ से एक बंदा आते हुए कहता है कि घर में आने के लिए तुम्हारा वेलकम। वहीं पर उस पर्सन को देखकर सोरा काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके दादा काफी राउडी टाइप के लग रहे थे और वो सोरा को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उससे ये कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। इस पर सोरा उससे ये कहता है कि ये मैं हूँ। उसकी बात को सुनकर उसके दादा काफी हैरान होते हैं और वो ये कहते हैं कि क्या। सोरा ये कहता है कि मैं हूँ सोरा। ये सुनकर उसके डैड और भी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ जो आज का एपिसोड है वो खत्म होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। हाँ लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि सोरा अपने पेरेंट्स को खोजते हुए एक बड़ी सी घर के सामने आ गया और उसने दरवाजे के ऊपर दस्तखत दी। इसके कारण से उसके अंदर से किसी पर्सन की आवाज आई और उसने ये कहा कि क्या तुम्हारा आज का काम खत्म हो चुका है। वो आवाज उसकी डैड की थी। लेकिन जैसे ही सोरा अपने डैड को देखता है तो वो काफी हैरान हो गया क्योंकि जो उनका लुक था वो राउडी टाइप का हो चुका था और वो गुस्से से सोरा से ये पूछते कि आखिर तुम कौन हो। इस पर सोरा ने ये बताया कि मैं सोरा हूँ। इस पर उसके डैड काफी हैरान हो गए थे। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक कमरे का अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ पर ये दोनों खामोशी से बैठे हुए थे। तभी इनकी मॉम चाय पानी लेकर आ जाती है और वो सोरा से इंतजार कराने के लिए माफी मांगती है और वो इन्हें चाय सर्व कर ये कह दिया कि क्या तुम लोगों ने अभी तक एक भी बात नहीं करी है। सोरा के डैड ने ये कहा कि मुझे इसके ऊपर बड़ी मुश्किल से यकीन होता है, ये पहले से काफी डिफरेंट दिख रहा है, इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें ये सब करना पड़ेगा। इस पर सोरा भी काफी हैरान होकर ये पूछता है कि आखिर आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। फादर ने ये कहा कि हम दोनों एक साथ में काफी सारे सीक्रेट बातें किया करते थे, इसलिए मैं इसके बारे में पूछने वाला हूँ। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं अपने आप को अपने वाइफ के सामने एक्सपोज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अगर वो उन सीक्रेट्स को ना बता पाया तो मैं उसे काफी बुरे तरीके से मारूंगा। और ऊपर से ये कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस रहा तो वो ऊपर छत की तरफ देख रहे थे जहाँ पर एक उनका साथी मौजूद था जो कि सोरा के ऊपर नजर रख रहा था और सोरा को भी इसका एहसास हो चुका था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। लेकिन वो इसके कारण से काफी रिलैक्स फील कर रहा था क्योंकि उनकी फैमिली की रक्षा करने के लिए कोई मौजूद था। फादर आगे ये कहता है कि तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो। सोरा ने अपने मन के अंदर ये कहा कि हैंचमैन तुम रेडी हो जाओ मेरे फादर के सीक्रेट के बारे में सुनने के लिए। सोरा ने आगे ये कहा कि हर एक वीकेंड के अंदर आप कुकिंग क्लासेस लिया करते थे। ये सुनते के साथ ही फादर काफी हैरान हुए और वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि आखिर उसे इसके बारे में
कैसे पता। वहीं पर हेंचमैन अपने दिमाग के अंदर कुछ और ही सोच रहा था। उसे ये लग रहा था कि वो कुछ और ही काम करते हैं। सोरा ने आगे ये कहा कि और ऊपर से आप छुपते छुपाते बैलेट क्लासेस के लिए जाया करते थे। ये सुनकर ये बंदा काफी हैरान हुआ। फादर भी काफी हैरान थे और वो पीछे की तरफ उस बंदे की तरफ मुड़कर देखते हैं। इस कारण से इस बंदे की फट के चौसत हो जाती है। तभी फादर ने आगे ये कहा कि ये बात सच है, लेकिन ये जानकारी कोई भी हासिल कर सकता है। सोरा ने ये कहा कि तो क्यों ना हम अपने फैमिली के बारे में कुछ बात कर लिया जाए। फादर ने ये कहा कि क्यों नहीं। सोरा ने आगे ये कहा कि आप मुझे बात में मत ये कहना कि मैंने आपको नहीं किया था। फादर ने आगे बताने को कहा। सोरा सामने रखे स्वर्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो ये जैपनीज स्वर्ड है वो एक रेप्लिका है। इस पर ये हेंचमैन काफी हैरान हुआ। फादर परेशान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। सोरा ने ये सुनकर इन स्वर्ड को उठाकर ये कहता है कि जो ये स्वर्ड का हिल थे उसके अंदर मेरे भाई के दांत के चाबने का निशान है। इस पर फादर काफी हैरान हो गए। इस पर हेंचमैन कुछ और ही सोच रहा था और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये बात उस समय की है जब फैमिली हेड के हाथों को बांध दिया गया था और उन्होंने इस स्वर्ड का इस्तेमाल करते हुए 38 लोगों को मारा था। सोरा आगे इन स्वर्ड को निकालने लग रहा था। इस पर ये बंदा अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो पक्का बहुत बकवास करता है, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि जो बंदा है वो फैमिली हेड को ऑफ गार्ड पकड़ना चाहता है। सेरा ने आगे ये कहा कि जो ये स्वर्ड वो तो रिएक्ट भी करता है, लेकिन ये सब देखकर उसके फादर को ये यकीन हो चुका था कि ये असल सोरा है और वो फौरन से जाकर उसे गले लगा लेते हैं और वो इमोशनल होते हुए कहते हैं कि मुझे ये लगा था कि तुम मारे जा चुके हो, ये तो तुम सच में सोरा हो, तुम घर पर आ चुके हो। अगर मुझे ये बताना पड़े कि आखिर मुझे तुम्हें खोजने में कितना दुख तकलीफ हुआ हो तो हमें तुम्हें खोजने के लिए काफी सारे इंफॉर्मेशन को खोजना पड़ा था, लेकिन उन इंफॉर्मेशन को खोजने के कारण मैं एक बॉस बन चुका था, लेकिन अब ये बॉस तुम्हारे सामने रो रहा है। वहीं पर उनकी बातों को सुनकर जो ये हेंचमैन होता है वो कुछ और ही समझ रहा था और उसे ये लगता है कि जो फैमिली हेड है वो खून से नहाया करते थे। वहीं पर वो इस बात से काफी परेशान हो चुका था कि उसने फैमिली हेड के पर्सनल लाइफ के बारे में जान लिया है, इसलिए उसे ये डर लग रहा था कि फैमिली हेड उसे छोड़ेंगे या फिर नहीं, इसलिए वो इस जगह पर से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी सोरा छेद में से उसके पास आकर उसके पाँव को पकड़ लेता है और वो उससे ये कहता है कि आप इंतजार करें, फादर आपसे बात करना चाहते हैं। और सोरा उस बंदे को लेकर नीचे आ गया। फादर ने आगे ये कहा कि मेरे सभी गार्ड्स में से जो तुम्हारी जबान है वो काफी ढीली है। सोरा ने ये कहा कि अगर ये बात बाहर निकलता है तो बाप बेटे साथ में ये कहते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर जाएगा। ये हेंचमैन घबरा कर ये कहता है कि मैं ये वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। इस पर ये दोनों उसे घूर कर देख रहे थे। हेंचमैन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि इनको देखकर बिल्कुल मुझे पूरे तरीके से यकीन हो चुका है कि ये फादर और सन है। तभी मदर ये कहती है कि तुम्हें उसे डराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर ये बंदा काफी इमोशनल हो गया क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मैम उसकी काफी कदर करती है। तभी मदर उससे ये कहती कि लेकिन तुम्हें कोई भी वर्ड बाहर नहीं निकालना है। इस पर ये बंदा इसके लिए मान गया। तभी फादर आगे ये कहते हैं कि मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि वो मेरे धक्कार देने के बारे में नहीं कह रहा था। इस पर मदर गुस्सा होते हुए कहती कि तुमने खुद ब खुद इसके बारे में बता दिया। सोरा ये सब देखकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये लग रहा है कि मैं सच में अबीस के बाहर आ चुका हूँ, मैं सच में अपने घर के अंदर आ चुका हूँ। लेकिन तभी इस जगह पर वही छपरी बंदा आ जाता है जिससे पहली दफा सोरा की मुलाकात हुई थी। वो अपने साथ काफी सारे लोगों को आया हुआ था और वो इनसे ये कहता है कि फैमिली हेड यहाँ पर एक सफेद बालों वाला लड़का आपको खोज रहा था। उसे देखकर सोरा उससे ये कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। इस पर ये राउदी उसे देखकर काफी हैरान हो गया और उसने ये कहा कि ये तो वही है, तुम भली ताकतवर हो सकते हो लेकिन हम लोग काफी सारे हैं। चलो हमें ये बताओ कि क्या तुम टाइगर रोड से आए हुए हो जो कि हमारे फैमिली हेड के साथ कुछ करना चाहते हो। तभी सोरा उसके पाँव को पकड़ते हुए जमीन के अंदर ले आया। तभी वो आगे ये कहता है कि दे दम, आखिर आप अपने बंदों से मेरे बारे में क्यों नहीं बताते हैं। इस पर फादर अपने साथियों से ये कहते हैं कि मेरा सन सोरा है जो कि 5 सालों बाद वापस आ चुका है, इसका जो लेबल है वो ये है। लेकिन तभी वो काफी हैरान होकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि लेकिन मुझे भी इसके लेबल के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो इस बारे में बताने के लिए हिचकिचा रहे थे।
इस पर सोरा ने ये कहा कि मेरे पास सिस्टम नहीं है। ये सुनकर ये सारे के सारे लोग काफी हैरान हो गए। ये बंदा ये कहता है कि क्या तुम फॉलन जोन के अंदर बिना किसी सिस्टम के 5 साल तक सरवाइव कर पाए हो। ये रावड़ी ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो तुम कितनी ही ज्यादा मुश्किलात क्यों ना कर लो, तुम लेवल 10 तक नहीं पहुंच पाओगे। एक और बंदा ये कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, तुमने ये कहा था कि ये काफी ताकतवर है लेकिन ये तो बिना सिस्टम का एक बिगनर है। इस पर ये बंदा ये कहता है कि लगता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई हो। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि लेकिन क्या वो सच में एक बिगनर होगा, क्योंकि पहले वाले इम्पैक्ट के अंदर उससे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ था। तभी सोरा उससे ये कहता है कि क्या तुम अपने सिस्टम के जरिए मेरे लेवल को चेक करना चाहते हो। इस पर ये बंदा काफी हैरान हो गया, लेकिन तभी वो आगे ये कहता है कि ओ अच्छा, जबकि तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो तुम्हें बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में भी पता नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास सिस्टम होगा तो तुम मॉन्स्टर्स के लेवल को चेक कर सकते हो, लेकिन बिना इंस्पेक्ट स्किल के तुम किसी और प्लेयर के लेवल को नहीं देख सकते हो। फादर ने आगे ये कहा कि जो इन्फेक्ट स्किल होती है वो काफी रेयर होती है, जो कि काफी कम हंटर्स के पास होती है। ये रावड़ी ये बताता है कि लेकिन बॉस के पास मौजूद है। इस पर सोरा अपने डैड से ये कहता है कि ठीक है आप मेरे ऊपर नजर डालें। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अभी से कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। वहीं पर जो फादर थे वो अपने इंस्पेक्ट स्किल के जरिए सोरा के लेवल को चेक कर रहे थे। तभी सोरा ने अपने मॉम से ये कहा कि क्या आप ये चेक नहीं करना चाहते हैं। मॉम ने ये कहा कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि तुम मेरे साथ मौजूद हो और मुझे उसके बारे में ऑलरेडी पता है कि तुम यहाँ पर असल सोरा हो। तभी सभी के सभी लोग सोरा की स्किल को चेक करके काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे। फादर ने यह कहा कि मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर पा रहा हूँ। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है, और ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि तुम्हारी जो लेवल है वो काफी हाई है, लेकिन इस जगह पर तुम्हारा नाम दिखा रहा है जबकि तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है। तुम लेकिन चाहे जो कुछ भी हो तुमने 5 सालों तक अकेले सरवाइव किया है। अगर तुम बिगनर होते तो तुम मारे जाते। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो तुम्हारी लेवल है वो मेरे हिसाब से काफी आगे होगी। तो चलो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम 5 सालों में क्या कर रहे थे। इसके कारण से सोरा काफी परेशान हो जाता है। तभी मॉम बीच में आकर ये कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि जो सोरा है वो काफी ताकतवर बच्चा है। वहीं पर वो उससे प्यार दिखाते हुए कहते हैं कि तुमने काफी मुश्किलात का सामना किया होगा, और इसी के साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ जाती है और मोम भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और वो इमोशनल होकर ये कहती है कि मैं तुम्हारा काफी इंतजार कर रही थी। वहीं पर ये देखकर जो देर होते हैं वो अपने साथियों को बाहर की तरफ भेज रहे होते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे से काफी टाइम के बाद मिली थी, इसलिए तुम लोग बाहर की तरफ जाओ। उनके बाहर जाने के बाद फादर अपने साथियों से ये कहते हैं कि आखिर जीरो और बाकियों का क्या, उनके गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। वहीं पर कमरे का सीन दिखाया जाता है। सोरा अपने भाई के बारे में पूछता है। इस पर उसकी मदर उससे ये कहती कि वो ठीक है, वो मिलिट्री के अंदर है इसलिए वो हमेशा घर नहीं आता है। वो उसके भाई की पिक्चर को भी दिखाती है और वो उससे ये कहती कि जबकि वो आ चुका है तो तुम्हें उससे बात करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे बदला लेने के लिए काफी टाइम से फ्रंटलाइन के अंदर फाइट कर रहा है। सोरा ने ये कहा कि मैं उसे काफी टाइम से नहीं देखा हूँ। मॉम क्या आप मुझे ये बता सकते कि यहाँ पर आपके पास हाई रैंकिंग पोजीशन है क्या? मॉम ने ये कहा कि हाँ मेरे पास एक स्टेटस मौजूद है, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो मेरे ऊपर ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मैं एक क्लरिक हूँ, मैं एक हीलर हूँ जिसके पास हीलिंग एबिलिटीज मौजूद है और वो काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है और यहाँ तक कि प्रोफेसी भी कर सकती है। पर सोरा काफी हैरान हुआ और उसने ये पूछा कि जबकि आप क्लरिक है तो आप ये पता लगा सकती कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? इस पर मदर ने ये कहा कि नहीं, मेरे पास किसी के स्किल्स को देखने की एबिलिटी नहीं है। इस पर सोरा ने ये कहा कि तो आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ? मदर ने ये कहा कि मैंने तुमसे ये पहले ही कहा था कि क्लरिक्स के पास प्रोफेसी की ताकत होती है, इसलिए मुझे ये पता था कि तुम एक दिन वापस जरूर आओगे। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस फैमिली के वाइस चीफ को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ फैमिली के अंदर वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर फादर उन्हें अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। वहीं पर इसी के साथ इस बंदे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम जीरो इवास सीमा होता है जो कि यूनाइटेड गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट होता है। फादर उससे ये कहते हैं कि आखिर तुम इतने उदास क्यों हो? वो उसके पास जाकर ये पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है, आखिर तुमने क्या खोजा?
वजह है। इस पर वाइस प्रेसिडेंट ने यह कहा कि आपने जैसा सस्पेक्ट किया था बॉस, इसके अंदर टाइगर रोर वाले बंदों का ही हाथ है। हम लोगों ने हमेशा की तरह ही मॉन्स्टर्स के कार केसेस को आर्मी के पास लेकर गया था, लेकिन जिस बंदे के पास नोटबुक था वो फिर से इंस्पेक्शन के दौरान उसके अंदर खामियां निकालना शुरू कर दिया और उसने ये कहा कि ये काफी डैमेज्ड है, इसलिए हम लोग इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसने ये सब बहाना बनाने के बाद हमें सिर्फ उसकी वैल्यू के आधे ही पॉइंट दिए और उसने इसके बाद अपने बॉसेस के पास जाकर उसका फुल अमाउंट बताया और चेक करने के दौरान हमें वहाँ पर टाइगर रोड्स वाले लोग भी दिखाई दिए थे। फादर ने ये कहा कि वो ऐसी बात हुई थी। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जब आर्मी ही ऐसा काम करेगी तो आखिर न्यूट्रल कौन रहेगा। वो आगे ये कहते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं रुक सकते हैं, वरना जो हमारा फ्यूचर है वो काफी खराब जाएगा। लेकिन जो चाहे जो कुछ भी, वो अभी आराम करने चलते हैं। वो अपने स्वर्ड को निकालते हुए ये कहते हैं कि मैं आने वाले टाइम के अंदर उनके पास जाकर उनकी खाल को उखाड़ूंगा। हमें ये दिखाना है कि जो हमारी यूनाइटेड गिल्ड है वो बेवकूफ नहीं है। वहीं पर सोरा भी उनकी बातों को सुन रहा था, क्योंकि जब उस चौके वाले पर्सन ने उसके ऊपर ब्लैक शार्ट का इस्तेमाल किया था तो इस कारण सोरा की काफी सारी एबिलिटी बढ़ गई और उसकी ताकत भी बढ़ी और उसकी जो सेंसेस थी वो भी काफी शार्प हो गई। इस कारण से वो दूर के भी बातों को सुन सकता था और उसे ये भी याद आया कि जो कागावा था वो भी टाइगर रोड से बिलोंग करता था और जबकि जो उसके डैड है वो उनके साथ मुलाकात करने के लिए जाने वाले तो वो इससे काफी परेशान था और वो ये सब कहकर बाहर की तरफ आकर अपने डैड से ये कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। इस पर ये राउडी अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये भी इस साल के अंदर फंसने वाला है, लेकिन ये सही मौका है, मैं उसके पावर को देख सकता हूँ। वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट सोरा को देखकर काफी हैरान होता है और वो फादर से इसके बारे में पूछता है। इस पर फादर ये कहते हैं कि ये मेरा बेटा सोरा है जो कि फॉलन जोन के अंदर 5 साल पहले मिसिंग हो गया था। वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा कि आखिर उसका लेवल क्या है। फादर ये कहते हैं कि सोरा के पास कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। इस पर वाइस प्रेसिडेंट ये कहते हैं तो वो एक नॉर्मल इंसान है। वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि बिना किसी सिस्टम के कोई भी बंदा बिना शेल्टर के बाहर नहीं रह सकता है। वो कम से कम 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, तो आखिर वो कैसे अभी तक सरवाइव कर पाया है। लेकिन चाहे जो कुछ भी, अगर वो हमारे साथ आया तो वो हमारे लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए वो फादर से ये कहते हैं कि ये काफी अच्छी बात है कि वो अभी आया है, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि उसे आराम करना चाहिए। इस पर फादर भी ये समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए वो सोरा से ये कहते हैं कि तुम्हें घर में रहकर आराम करना चाहिए। मोम भी इसके ऊपर मानती है और सोरा से ये कहती कि ठीक है तुम घर में बैठकर आराम करो। सोरा अपने मन के अंदर ये कहता है कि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं बेटल्स करने के लायक नहीं हूँ और ये चीज एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि मैं बिना सिस्टम के दूसरों के लिए एक नॉर्मल इंसान हूँ। अगर मैं किसी चीज के बारे में सोचूं तो मुझे शेल्टर के अच्छी के बारे में पता नहीं है। अगर यहाँ पर सच में कोई मॉन्स्टर मौजूद होगा तो मुझे अपने पावर को छुपा कर रखना होगा ताकि मैं अपने पेरेंट्स को इसके अंदर ना ले लाऊं। इसलिए वो इस चीज के लिए मान गया। इस कारण से राउडी अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने एक अच्छा चांस खो दिया। वहीं पर इसी के साथ ही फादर अपने साथियों के साथ टाइगर रोर के गिल्ड की तरफ रवाना हो गए। तभी मोम सोरा से ये कहते कि तुम्हें उनके बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बस तुम्हारे बारे में फिक्रमंद है और ऊपर से हमारी मुलाकात काफी टाइम के बाद आ चुकी है, इसलिए वो ये नहीं चाहते कि वो तुम्हें खतरे के अंदर डाले। इस पर सोरा ने ये कहा कि लेकिन तभी मदर उससे ये कहते कि ठीक रहेगा, वो काफी ताकतवर है और ऊपर से मैंने फ्यूचर के विजन को भी देख लिया है और ये बात बताती कि वो सेफली आएंगे। इस पर सोरा ये कहता है कि ठीक है मैं अब बच्चा नहीं हूँ। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये सच बात है कि जो मॉम है वो अपने प्रोफेसिस का इस्तेमाल करते हुए आने वाले खतरे को देख सकती है, लेकिन जो टाइगर रोर है वो मिलिट्री के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए अगर ऐसा होता है तो हमेशा मेरे फादर का सामना उनके साथ होता रहेगा। वो आगे ये कहता है कि लेकिन अभी शेल्टर की सिचुएशन क्या है और जो टाइगर रोर है वो हमारे साथ बुरे कंडीशन के अंदर क्यों है। मदर ने यह जवाब दिया कि जजमेंट डे के बाद हंटर गिल्ड ने अवेकन के द्वारा बनाया गया था और उसके साथ ही साथ मिलिट्री ने उनके साथ ज्वाइन करते हुए शेल्टर्स को मैनेज करना शुरू कर दिया और यहाँ शेल्टर 6 के अंदर तुम्हारे फादर ने यूनाइटेड गिल्ड्स को क्रिएट किया, जिस कारण से यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्हें कुछ होप मिला और इसी कारण से जो यूनाइटेड गिल्ड है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए और हर एक फैमिली के अंदर इनके लिए रिस्पेक्ट मौजूद है।
क्योंकि जो यूनाइटेड गिल्ड है वो बाहर जाकर सप्लाइजेस को हैंडल करती है और मॉन्स्टर्स का सामना करती है, और जो मिलिट्री है वो इस जगह पर टावर के ऊपर जाकर रेड करते हैं। जो तुम्हारे फादर है वो काफी अच्छे इंसान हैं, इसलिए वो अपने लोगों को रेड के लिए नहीं भेजते हैं। इसलिए हम लोगों ने अभी तक 4 सालों के लिए इस जगह पर पीस कायम रखा था। लेकिन कुछ महीनों पहले टाइगर रोड, जो कि एक लार्ज गिल्ड है जो कि एवोक्यूशन शेल्टर 4 पर मौजूद था, उन्होंने एक ब्रांच को शेल्टर 6 के अंदर बनाया और उसी वक्त से हम लोगों के बीच लड़ाइयाँ होते रहती है। सोरा ने ये कहा कि आखिर जो मिलिट्री है वो इसके अंदर इंटरफेयर क्यों नहीं करती है। मदर ने ये कहा कि जो दुश्मन है वो ताकतवर होते जा रहे हैं, इसलिए आर्मी उन्हें अकेले नहीं रोक सकती है। लेकिन जो टाइगर रोड गिल्ड है वो टावर्स को क्लियर करते रहते हैं और जो उनकी ताकत है वो काफी ताकतवर है, इसलिए आर्मी उनके ऊपर काफी ज्यादा अपना काम सौंप देती है। और साथ ही साथ टावर की जो इंफॉर्मेशन है वो आर्मी के लिए काफी अच्छी है, इसलिए वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से टाइगर रोड के जो अवेकेंड है उन्हें टावर दाइट ने चूज किया है, जिन्हें की एसरा कहा जाता है, और वही टाइगर रोड गिल्ड के रियल ट्रम्प कार्ड है। वहीं पर सोरा टावर दाइटी के बारे में पूछता है। इसमें मदर ये बताती है कि वो टावर्स के लॉर्ड होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो सुप्रीम्स की तरह होती है इंसानों के लिए। अगर तुम दाइटी के ट्रायल को पास कर लेती हो तो तुम्हें एसरा बना दिया जाता है और तुम्हारे पास डिवाइन पावर आ जाती है। उन्हें इस जगह पर सुप्रीम का मैसेंजर्स माना जाता है बाहरी टावर वाले लोगों के लिए, और साथ ही साथ वो टावर्स की वॉल के गार्जियन भी बनते हैं। जो टाइगर सोर के जो करेंटली मोस्ट ऑफ मेंबर्स है वो इस जगह पर एसराज है। वहीं पर टाइगर गिल्ड के अंदर एसराज की होने की वजह से उन लोगों ने काफी सारे गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर लिया। जो तुम्हारे फादर की गिल्ड है उन्हें लोकल्स के द्वारा काफी प्यार मिलता है, लेकिन उन लोगों ने एक भी टावर को क्लियर नहीं किया, इसलिए हमारे पास कोई भी एसरा मौजूद नहीं है। सोरा ने ये कहा कि जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बुरी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो लोग है वो यूनाइटेड गिल्ड को पसंद करते हैं तो आखिर ये लोग याकुजा की तरह क्यों बिहेव करते हैं। इस पर मदर ने ये कहा कि ये मेरी पर्सनल पसंद वाली चीज है। इस पर सोरा काफी हैरान हो जाता है। तभी मदर उसे एक कमरे के अंदर लाते हुए कहती है कि चलो ठीक है, तुम जाकर आराम कर सकते हो क्योंकि तुम काफी थके हुए हो, और वो ये कहकर उसे अंदर की तरफ छोड़कर जा जाती है। तभी सोरा अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए ये सेंस करता है जो उसकी मदर है वो काफी दूर जा चुकी है, और वो विंडो की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे वहाँ पर जाना ही होगा क्योंकि जो सिचुएशन है वो कभी भी बुरी हो सकती है। इसलिए उसने विंडो को खोलकर यहाँ पर से रवाना हो गया। वहीं पर पीछे की तरफ जो उसकी मदर थी वो उसे देख रही थी और वो ये कहती है कि हमने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें आराम करना है, लेकिन जो चिल्ड्रन है वो तो काफी टाइम पर काफी काम आ सकते हैं। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है वो एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि मदर और फादर के मना करने के बावजूद भी जो सोरा था वो अपने फादर की हेल्प करने के लिए चुपके से अपने घर से रवाना हो गया, और जो उसकी मदर थी वो सारी की सारी चीजें देखती है और वो एक शब्द ये कहती है कि जो बच्चे है वो कभी बड़े की भी हेल्प कर सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था। अब आगे वहीं पर हमें सोरा के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ टाइगर रोड गिल्ड की तरफ बढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ जो सोरा था वो उनके ऊपर नजर रखे हुए था। लेकिन तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगता है और वो इस कारण से काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जब से फ्रेगमेंट का सामना करने की वजह से उसकी ताकत बढ़ी है उसे कुछ भी कमजोर महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन तभी उसे उस चौके वाले पर्सन की आवाज आती है जो कि उससे ये कहता है कि अबीस के बीज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। उसकी आवाज को सुनकर सोरा काफी हैरान हुआ और वो अपने आसपास देखते हुए ये कहता है कि ये तो उसी बंदे की आवाज है। क्या वो अपने प्रेजेंस को हाइड करके रख रहा था, लेकिन मुझे उसके प्रेजेंस के बारे में कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है। वहीं पर जो उसका चक्कर था वो और भी जोरों से बढ़ रहा था और शोगे वाले पर्सन की आवाज आई। उसने फिर से ये कहा कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे सोल के ऊपर मार्क कर दिया है। वहीं पर सोरा को ये एहसास होता है कि उसके शरीर के अंदर से चोगे वाला पर्सन निकल रहा है, इसलिए वो उस साइड पंच मारता है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। वो चोगे वाला बंदा अभी ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे सोल को मार्क कर दिया है। वहीं पर इस कारण से सोरा काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी उसके ऊपर अचानक से जोरों से लाइट पड़ने लगती है क्योंकि उसने काफी जोर से चिल्ला दिया था, इसलिए
नीचे वाले सोल्जर्स उसके ऊपर लाइट कर रहे थे और वो उससे नीचे की तरफ आने के लिए कहते हैं, लेकिन सोरा फौरन यहाँ पर से भागना शुरू कर जाता है। तब उसे कुछ एहसास होता है कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ी थी तो उस चौके वाले पर्सन की आवाज नहीं आ रही थी, और वो जैसी अंधेरे के अंदर जाता है तो उसे फिर से चौके वाले पर्सन की आवाज आ रही थी। इसलिए उसे ये एहसास हुआ कि ये लाइट के अंदर नहीं आता है, और वो इस चीज को टेस्ट करने के लिए एक लैंप के नीचे खड़ा हो गया और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि अब मुझे समझ में आ चुका है, अगर मैं अंधेरे के अंदर 7 सेकेंड तक अंधेरे के अंदर रहता हूँ तो सोल मार्क एक्टिवेट हो जाएगा और मुझे चक्कर फील आ जाएगा, और इस कारण से मैं अपने आप को इल्यूजन के अंदर पाता हूँ और मैं ही वही चौके वाला पर्सन बनकर मुझसे बात करता हूँ और मैं ही सिर्फ उसी के फेस को देख सकता हूँ। वहीं पर वो रास्ते में इसी तरीके से बकवास करता हुआ जा रहा था और जितने भी लोग उसे देख रहे थे वो काफी हैरान हो रहे थे। वहीं पर सोरा अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे घर के अंदर इसके बारे में एहसास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि घर के अंदर लाइट लगी हुई थी, और जबकि उसने मेरे ऊपर सोल मार्क छोड़ रखा है तो वो मेरे लोकेशन के बारे में भी जान सकता है और वो कभी भी मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकता है, इसलिए मुझे संभल कर रहना होगा। वहीं पर ऐसा सोच ही रहा था कि जो शोगी वाला पर्सन था वो बार बार आकर उसे परेशान कर रहा था, इसलिए सोरा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए आगे की तरफ जा रहा था जहाँ पर थोड़ी सी लाइट मिलती है। इसलिए वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मॉम ने मुझे ये बताया था कि कुछ टाइम के अंदर जो हमारी यूनाइटेड गिल्ड है वो मिलिट्री के काम नहीं आएगी, अगर ऐसा होता है तो फादर खतरे के अंदर आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर कितने सारे ताकतवर लोग मौजूद हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो मिलिट्री और जो टाइगर रोर गिल्ड है वो ऐसे शांत बैठेंगे, क्योंकि उनके पास एक अच्छा चांस है कि वो लोग यूनाइटेड गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं सारे लोगों को मारकर अपने मॉम और डैड को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं उन पीसफुल दिनों के अंदर जा सकता हूँ। तभी उनकी नजर सामने की तरफ पड़ी जहाँ पर उसके डैड अपने साथियों के साथ मौजूद थे। ये देखकर सोरा पीछे की तरफ छुप गया और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर जो डैड है वो इसे कैसे हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि वो पहले ये कहा करते थे कि लड़ाई झगड़ा लास्ट में किया जाता है जब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता मौजूद ना हो। इसलिए वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या वो अंत तक बातचीत करेंगे, लेकिन वो सामने के सीन को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो एमसी के फादर थे वो स्टार्टिंग में ही फाइट करने के लिए अपने स्वर्ड को निकाल लिए और इस कारण से उसके अंदर से काफी लाइटनिंग बाहर की तरफ निकल रही थी और वो अपने स्वर्ड को निकालते के साथ ही सामने की तरफ एक जोरदार स्ट्राइक मारते हैं और इसी स्ट्राइक के कारण जो बिल्डिंग होती है वो काफी डैमेज हो जाती है। वहीं पर ये देखकर सोरा काफी हैरान हुआ। तभी वो अपने फादर के एक बंदे के पास जाकर उनसे ये पूछता है कि क्या जो बॉस है वो हमेशा ऐसे ही एक्ट करते हैं। इस बंदे ने ये कहा कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, जो बॉस है वो बहुत जल्दी फाइट को शुरू कर देते हैं। सोरा ने ये कहा कि लेकिन वो तो हमेशा ये कहा करते थे कि फाइट लास्ट में किया जाता है। इस बंदे ने ये कहा कि वो पहले ये कहा करते थे क्योंकि उन्हें पहले ये बिलीव था कि जो मिलिट्री है वो सारी की सारी चीजों को ठीक कर देंगे, लेकिन उसकी बाद से बहुत सारी चीजें हुई, क्योंकि जब तक हंटर अपना काम सही से करते रहेंगे जो सिविलियन है वो अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। इसलिए वो इसी के कारण फाइट करने से पीछे नहीं चूकते हैं। इसलिए वो जल्द से जल्द अपने मुक्के का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर तुम फाइट के अंदर नहीं जीत सकते हो तो बात करना बेकार है साइका। यानी उनका सिंपल सा फंडा ये है कि पहले अटैक करो फिर फाइट करो, I mean बात करो। इस पर सोरा काफी हैरान हुआ और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि मुझे ये लगा करता था कि जो ताकतवर लोग हैं वो अपने पावर को इस जगह पर छुपा के रखते ताकि वो किसी जाल के अंदर ना फंस जाए, या फिर मैंने कुछ गलत समझ लिया। अगर तुम काफी पावरफुल हो तो तुम बेझिझक एक्ट कर सकते हो। वहीं पर इसी के साथ में फिर से उस फेक सावलिंग को दिखाया जाता है जो कि एक्स सिटी के अंदर आ चुका था, जहाँ पर उसने अपने आई पेज को खोल लिया था और उसके आई पेज को खोलने की वजह से ही जो उसकी लेवल थी वो 75 पर पहुंच चुकी थी। वहीं पर वो अपनी किन आई को एक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ इस बॉस मॉन्स्टर को स्कैन करके ये कहता है कि ये एक लेवल 90 का बॉस था। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे एक ही स्लैश के अंदर मारा गया है। वो अपने आई पेज को पहनता हुआ ये कहता है कि ये काफी डरावना है कि यहाँ पर मुझसे भी काफी ताकतवर लोग मौजूद हैं। वहीं पर उसके आई पेज पहनने की वजह से वो फिर से लेवल 45
65 पर पहुंच चुका होता है। वहीं पर फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी के डेथ को दिखाया जाता है, जिसके सामने टाइगर रोड गिल्ड का एक बंदा आ जाता है और वो फादर से ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो एवैक्यूएशन शेल्टर 6 है वो पहले की तरह ही है? फादर ने गुस्सा होकर ये कहा कि जो चीजें वो काफी जल्दी चेंज होती है। अगर तुम जैसा जाहिल बंदा सामने की तरफ आ जाए। उन्होंने अपने स्वर्ड के ऊपर हाथ रखकर ये कहा कि क्या मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था? इस बंदे ने ये कहा कि तो क्यों ना तुम अभी इस चीज को करो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? फादर ने ये कहा कि आखिर ये क्या है, मैं इस चीज को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। और वो अपने स्वर्ड को निकालने लगे। ये देखकर ये बंदा काफी परेशान हो गया और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैंने उसे काफी गुस्सा दिला दिया है, जल्दी करो और बाहर की तरफ आओ वरना मैं मारा जाऊंगा। वहीं पर वो फादर से घबराता हुआ ये कहता है कि तुम ऐसे स्वर्ड को सामने की तरफ नहीं निकाल सकते हो डरपोक कहीं के। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे गिल्ड और हमारे गिल्ड के बीच में फाइट आ जाएगी। लेकिन फादर उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनते हैं और वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले गए। इस पर ये बंदा अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर आए हुए अटैक को रोक लेता है। वहीं पर एक शैडो वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसने चारे को चुग लिया है और वो चिल्लाकर ये कहता है कि आगे एक और स्टेप ना लेना। वहीं पर ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही पेपर वाला बंदा था जो कि यूनाइटेड गिल्ड के कामों के ऊपर काफी टाइम से मसले क्रिएट कर रहा था। इसका नाम ओसामू ओसुयो होता है और ये एक लेवल 63 का असैसिन होता है। पेपरमैन आगे ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेल्टर के अंदर फाइट को शुरू करने की? उसे देखकर जितने भी यूनाइटेड गिल्ड के पर्सन होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है और वो टाइगर रोड गिल्ड की हेल्प क्यों कर रहा है। सोरा ने अपने मन के अंदर ये कहा कि क्या ये वही सोल्जर है जो कि टाइगर रोड गिल्ड की सपोर्ट कर रहा था? ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है क्योंकि इस बिल्डिंग में काफी सारे लोग मौजूद हैं और ये भी यहाँ पर मौजूद था। वहीं पर ये पेपरमैन आगे ये कहता है कि शेल्टर सिक्योरिटी के आर्टिकल के मुताबिक शेल्टर के अंदर ड्यूल करना मना है। जो कोई भी अटैक करने की कोशिश करता है तो उसे 15 दिन या फिर उससे ज्यादा जेल के अंदर रखा जाता है और कुछ ज्यादा ही वो गलत काम करता है तो उसे मौत की भी सजा सुनाई जा सकती है। तो जल्दी करो और हमारी बात को मानो। फादर ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो तुम्हारा शुरू से यही प्लान था मुझे गुस्सा दिलाकर जब मैं अटैक करूँ तो तुम इस चीज का इस्तेमाल करते हुए मुझे अरेस्ट कर लो। वो बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है कि जो उसकी करप्शन है वो एक्सपोज हो जाएगी। मुझे ये नहीं लगा था कि वो खुलेआम मुझे फंसाने की कोशिश करेगा। अगर मैं उसके बात के ऊपर यकीन करते हुए जेल के अंदर चला गया तो वो जब चाहे मेरे सजा को बढ़ाता जाएगा और यहाँ तक कि वो मुझे गायब भी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो जो टाइगर रोड गिल्ड है वो यूनाइटेड गिल्ड को खत्म कर देगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो मिलिट्री है वो बैलेंस को क्यों खत्म करना चाहती है। क्या मिलिट्री के अंदर पावर स्ट्रगल चल रही है? मुझे ये नहीं पता कि आखिर वो किसके पीछे है, लेकिन मैं किसी भी क्राइम को नहीं मानने वाला हूँ। वो अपने स्वर्ड को रखकर ये कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं डीवल नहीं कर रहा था और जबकि मैं यूनाइटेड गिल्ड का यहाँ पर लीडर हूँ तो मैं बिना किसी एविडेंस के क्राइम को नहीं मानूंगा। इस पेपरमैन ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो ये स्वर्ड मार के वो एक क्लियर एविडेंस है। फादर ने ये कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? भले ये एक एविडेंस है लेकिन इसका एविडेंस ये है कि मैं दीवाल को स्टार्ट नहीं कर रहा था बल्कि मैं इस बिल्डिंग को तोड़ के नया बना रहा था। पेपरमैन उसके पास जाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास डिसीजन लेने का कोई भी मौका नहीं है। मैं यहाँ पर डिसीजन लेने वाला हूँ। अगर मैंने ये कह दिया कि ये ड्यूल का एविडेंस है तो ये ड्यूल का ही एविडेंस है और तुम जब ही हार गए थे जब तुमने यहाँ पर कदम रखा था और जल्दी करो और मेरे सामने अरेस्ट करो। इन सभी चीजों की वजह से फादर काफी परेशान हो गए और उनके साथी तो वो भी काफी गुस्सा हो गए और वो ये कहते कि बॉस उनके सामने आप हार मत मानिएगा। ये तपोरी ये कहता है कि अगर वो हमसे फाइट करना चाहते तो ठीक है, हम लोग फाइट करने के लिए रेडी हैं। इस पर फादर उन्हें खामोश रहते हुए ये कहते हैं कि तुम लोग खामोश हो जाओ, वो लोग अभी रेंज के अंदर हैं इसलिए वो लोग फायर नहीं करने वाले हैं। ये बंदा काफी जोरों से हंस रहा था। फादर ने उसके लेवल को चेक कर लिया था और वो ये कहते हैं कि ये लेवल 63 का असैसिन है। इस जैसे स्पीड वाले ओपोनेंट का सामना
करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं इस बंदे को होस्टेज ले लेता हूँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। और वो ये कहकर अपने स्वर्ड को निकालना शुरू कर गए। इस पर ये दोनों अपने मन के अंदर ये कहते कि वो आ रहा है अटैक करने के लिए। इस पर ये बंदा अपने शील्ड को लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ, क्योंकि वो सीधा सीधे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। और जो मेरी शील्ड है वो भी काफी पावरफुल है, यहाँ तक कि वो एक 69 लेवल वाले वॉरियर के भी अटैक को रोक सकता है। इसलिए वो एक लेवल 65 का वॉरियर होने के बाद भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। वहीं पर वो चिल्लाकर फादर से ये कहता है कि तुम हार मान जाओ। ये पेपरमैन भी ये कहता है कि जल्दी करो और क्वाइटली मेरी बात को मानो, वरना तुम्हें तुम्हारे साथियों के साथ जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। जल्दी करो और अपने डिसीजन को ले लो। इस पर वाइस कमांडर उनसे ये कहता है कि बॉस। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से फादर काफी परेशान हो चुके थे और वो अपने स्वर्ड को अपने म्यान के अंदर रखते हुए सामने की तरफ कर देते हैं। ये देखकर ये वाइस प्रेसिडेंट काफी हैरान हो जाता है। ये पेपरमैन हंसते हुए कहता है कि तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया है। इस पर ये सारे के सारे यूनाइटेड गिल्ड के बंदे काफी परेशान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि वो हमारे ऊपर काफी मजाक उड़ा रहे हैं। क्या उन्हें सच में ऐसा लगता है कि वो हमारा सामना कर पाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे बॉस की तरफ से एक सिग्नल मिला है। जब उन्होंने अपने स्वर्ड को सामने की तरफ किया था तो इसका मतलब ये कि मुझे तैयार होना है। अगर वो सामने की तरफ जाते हैं तो मुझसे अटैक करना होगा। मुझे नहीं पता कि आखिर बॉस क्या चाह रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी चाह रहे हैं वो इस जगह पर रेडी रहेगा। तभी जो फादर होते हैं अपने स्वर्ड को डिसअपियर कर देते हैं। ये देखकर ये पर्सन काफी हैरान हो जाता है और इसी के साथ इस पेपरमैन को क्रॉस करते हुए फादर इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे। ये देखकर ये बंदा अपने शील्ड को लेकर रेडी हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं आसानी से उनके अटैक को रोक सकता हूँ। फादर उसके पास जाते हुए अपने स्वर्ड को समन कर लेते हैं, लेकिन ये बंदा को भी इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो वाइस चीफ अपने शाल को चलते हैं और वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए फादर के नीचे एक स्टोन प्लेट को ले आते हैं। इसलिए वो जंप करते हुए इस बंदे के ऊपर हैमर से अटैक कर देते हैं। इस कारण से ये बंदा काफी जख्मी हो जाता है, क्योंकि फादर ने स्टोन को अपने स्वर्ड के अंदर फंसाते हुए हैमर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक किया था और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन ये पेपरमैन इससे काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो ये कहता है कि मुझे तुझे तुम्हारे गोल के बारे में पता था। और वो फादर के पीछे अपने नाइफ से अटैक करते हुए कहते हैं कि जबकि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत करी तो तुम्हें इस जगह पर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन तभी वाइस चीफ अपने स्टोन के जरिए इस बंदे के सामने काफी बड़ा केस बना देते हैं। इस कारण से वो फादर के ऊपर अटैक नहीं कर पाता है और जो फादर होता है वो इस बंदे के पीछे जा रहा था। इस पर ये बंदा पीछे जाते हुए अपने साथियों से ये कहता है कि जल्दी करो और उसे मार डालो। इस पर जो उसके साथी थे वो फायर करना शुरू कर जाते हैं, लेकिन जो वाइस चीफ होते हैं वो इनके चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं। इस कारण से फादर इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे और वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि अगर हम इस बंदे को पकड़ लेते तो हम लोग काफी आसानी से यहाँ पर से निकल सकते हैं। लेकिन तभी वो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो ये बंदा होता है वो सामने से गायब हो जाता है। तभी जो ये पेपरमैन होता है वो हंसते हुए ये कहता है कि मुझे सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी पता था, इसलिए मैंने इनका काउंटर अटैक भी रेडी कर रखा था। वहीं पर इसी के साथ ही वो इस बंदे को अपने पास समन कर लेता है और वो फादर से आगे ये कहता है कि जब तुम्हारे पास होस्टेज ही नहीं होगा तो आखिर तुम हमारा सामना कैसे करोगे? चलो इस चीज को अंत करते हैं। वहीं पर इस कारण से फादर काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं पर जो उस पेपरमैन के सोल्जर्स होते हैं वो भी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर ये पेपरमैन ये कहता है कि आखिर तुम लोग इतना सरप्राइज क्यों हो चुके हो? वो लोग सरप्राइज इसलिए हुए होते क्योंकि सोरा इनके पीछे आ चुका था और उन्होंने इसके ऊपर कंधे के ऊपर हाथ रख रखा था और वो उनसे ये कहता है कि हाँ तुम लोग आखिर इतने सरप्राइज क्यों हो चुके हो? इस पर ये पेपरमैन अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर फादर ने आखिर बैकअप के लिए किसे बुला रखा था? वो एक असासिन के पीछे बिना उसके जाने हुए उसके पीछे कैसे आ गया? मुझे तो ये नहीं पता कि आखिर वो कौन है, लेकिन पक्का वो हमारा दुश्मन है। यहाँ पर सिचुएशन ये हो चुका है कि जो भी पहले अटैक करेगा वो जीतेगा, इसलिए मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। और वो अपने पॉकेट से किसी शीशे को निकाल रहे थे। ये देखकर ये पर्सन काफी हैरान हो गया और उसने अपने मन के अंदर ये बताया तो ये तो एक टाइगर्स रोर का डेडली पॉइजन बनाया हुआ है जो कि लेवल 90 की बॉस को भी हरा सकता है। आखिर उसने इस चीज को कब चोरी किया?
वहीं पर जो ये पेपरमैन होता है वो सामने की तरफ भागते हुए ये कहता है कि जल्दी करो और साइड हट जाओ अपने साथी से। और वो ये सब कहने के बाद इस डेडली पोइजन को अपने देगर के अंदर लगाते हुए सोरा के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर सोरा के फादर उसके लिए काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं पर जो ये पोइजन होता है वो चारों तरफ फेल हो चुका था। इस पर ये बंदा भी अपने नाक को बंद करते हुए ये कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे के सारे लोग इस जगह पर मारे जाएंगे। वहीं पर काफी सारे सोल्जर्स के ऊपर ये पोइजन असर करते हुए उन्हें खत्म कर देता है। ये बंदा अपने मन के अंदर ये कहता है कि शायद से वो लोग मारे जा चुके होंगे, लेकिन तभी फिर से इन दोनों बंदों को कोई पर्सन पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींचना शुरू कर जाता है। इस पर ये बंदा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो मूव कैसे कर सकता है, ये पोइजन तो लेवल 90 के बॉस को भी हरा सकता था, मुझे ये मत कहना कि ये एक मॉन्स्टर है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें हमारे सोरा के एक बहुत ही तगड़े लुक को दिखाया जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान, टेक केयर एंड बाय बाय।